उस आदमी ने ये कभी नहीं सोचा था। दूसरी दुनिया में आते ही उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 दिन बचे थे और उसके बगल में एक लोमड़ी जाति की लड़की खड़ी थी जो किसी भी पल उसे 2 टुकड़ों में काट सकती थी। जिंदा रहने के लिए उसे उस लड़की की नफरत अपने लिए कम करनी थी। उसे खुश करने के लिए उसने अपनी हर चीज लगा दी, लेकिन नफरत का बीज बहुत पहले ही चूफू के दिल में बोया जा चुका था। एक छोटी सी गलती और वो मर जाएगा, और वो तो उसकी 7 दुश्मन पत्नियों में से सिर्फ एक थी। पता चला कि ये पूरी दुनिया सिर्फ गुलामी पर टिकी हुई थी। जब तक आपके पास पैसा है, आप कोई भी गुलाम खरीद सकते थे जो आप चाहते थे। ये सब उसने देर तक जागकर पढ़ने से सीखा था, लेकिन किसी वजह से जैसे ही वो पढ़ना खत्म करने वाला था, अचानक उसे नींद आ गई। युवा मालिक ली, पैसे के अलावा मैं तुम्हें 3 और दासी दूंगा। मेरे घर की दासियां सबसे अच्छी हैं, तुम उनके साथ जो चाहो कर सकते हो। लेकिन तुम्हारी ये दासी बहुत जिद्दी लग रही है, ये बिल्कुल भी गुलामों जैसा व्यवहार नहीं कर रही है। अगर तुम चाहो तो मैं उसे तुम्हारे लिए ठीक कर सकता हूं। ये सुनकर उसने उसका चेहरा पकड़ा और जोर से दबाया। जिद्दी तो तुम हो। फिर उसने उसे जमीन पर फेंक दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने अकड़ दिखाने की? फिर भी वो युवा मालिक जियांग की तरफ मुड़ा और बोला, कृपया जाइए। अगर तुम 10 दासियां भी दोगे तो भी मैं इसे नहीं बदलूंगा। युवा मालिक जियांग जोर से ठंडा हंसा। बूढ़े ली, तुम उसे इतना पसंद भी नहीं करते लगते, फिर क्यों रखा है? मैं इतनी बार आ चुका हूं। एक गुलाम के लिए अपनी दोस्ती खराब मत करो। कहीं तुम्हें अपनी दासी से प्यार तो नहीं हो गया? मुझे हंसाओ मत। उसे पता नहीं था, वो आदमी गुस्से से कांप रहा था। तुम जानते हो कि तुम्हारे परिवार की क्या हालत है। अपने पिता की तरह जिद्दी मत बनो। उसकी जिद ने तुम्हारे पूरे घर को डुबो दिया था, और गुलामों को पालने में कुत्तों को पालने से कहीं ज्यादा खर्च आता है। हो सकता है जो सोना चांदी मैं तुम्हें दूंगा उससे तुम वापस ऊपर उठ सको। जैसे ही वो बोला, वो उसके कान के पास झुक गया। ली, मेरे साथ हर बात पर जिद मत करो। इस पूरे इलाके में हवा और बारिश मेरे इशारे पर चलती है। मुझे तुम्हारे परिवार को एक बार फिर से मेरे पिता से तबाह करवाने में कोई एतराज नहीं होगा। ये सुनकर वो खुद को और ज्यादा रोक नहीं पाया। जैसे ही वो युवा मालिक जियांग को गाली देने और मारने वाला था, तभी हवा में एक लकड़ी का तख्ता आया और उसे लगा। जिस आदमी ने हमला किया था उसका चेहरा अचानक पीला पड़ गया। युवा मालिक जियांग, शायद इसने सांस लेना बंद कर दिया है। युवा मालिक जियांग को घिन आ गई। उस दासी लड़की को सड़क पर फेंक दो, कह दो कि वो पागल हो गई और उसने अपने मालिक को मार डाला। आज मेरा जियांग परिवार इस बुराई को खत्म करेगा और उसे जलाकर राख कर देगा। और उसी पल सपने में उसे अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। वो डर के मारे झटके से उठा। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा। आवाज का पीछा करते हुए वो कमरे से बाहर निकल आया। उसने देखा कि एक लड़की को बालों से घसीटा जा रहा था और पीटा जा रहा था। सिर्फ एक मामूली दासी इस तरह की साजिश कर रही है। इसमें कोई हैरानी नहीं कि ली युआनी उससे नफरत करता है, लेकिन युआनी भी कोई अच्छा नहीं है। ऐसा कौन सा मालिक होता है जो एक गुलाम को इस तरह तड़पाता है? कोई भी पागल हो जाएगा। अपने आसपास के ताने सुनकर उसे अचानक एक अजीब सा जाना पहचाना एहसास हुआ। ली, रुको, जमीन पर पड़ी वो लड़की, क्या वो चूफू नहीं है? उसी किताब वाली दासी जिसे द विलेनस लव्स मी टू मच में बस बलि का बकरा बनाया जाता है। क्या मैं दूसरी दुनिया में आ गया हूँ? जैसे ही वो ये सोच रहा था, कोई सीधा उसकी तरफ आया। ली युआनी, आखिरकार तुम उठ गए क्या? वो नाम सुनकर उसे आखिरकार समझ आया कि वो सचमुच वही बेचारा बलि का बकरा बन गया है जो 3 दिनों में मरने वाला है। तुम्हारी वो भागी हुई दासी, हमने उसे पकड़ लिया है। अब तुम्हारा समय है कि तुम उसे सजा दो। ये बात उसे बिजली की तरह लगी। वो उस घटिया आदमी कैसे बन गया? और उसी पल आसमान से सोने की रोशनी की एक किरण गिरी जो सिर्फ उसे दिखाई दे रही थी। सोने की रोशनी से एक मशीन जैसा गोला बाहर निकला। नमस्ते होस्ट, मैं डॉट डिंग हूँ, तुम्हारा खास सिस्टम। द विलेनस लव्स मी टू मच उपन्यास की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। तुम बलि के बकरे वाले किरदार ली युआनी का रोल निभाओगे। तुम्हारा काम है उस दुश्मन औरत को सुधारना। अगर उसकी खराबी का स्तर 5 सितारों तक पहुंच गया तो तुम तुरंत मर जाओगे। नायिका चूफू की खराबी का स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो तुम जल्द ही मर जाओगे। उसके बगल में खड़े एक आदमी ने उसे रुका हुआ देखा और तुरंत चूफू के सिर पर एक अंडा दे मारा। बिना सोचे उसने गरज कर बोला, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उसकी अजीब हरकत ने आदमी को चौंका दिया। उसने फिर एक लकड़ी उठाई और चूफू के सामने खड़ा हो गया। मैं देखता हूँ कौन इसे हाथ लगाता है। भीड़ में एक औरत हैरान रह गई। ये चूफू को बचा रहा है? लेकिन उसके लिए हैरानी की बात यह थी कि चूफू का भ्रष्टाचार का अंक और भी तेजी से बढ़ गया। वो तुरंत समझ गया कि पहले वाला मालिक इसे सालों से परेशान करता आया था। अचानक की ये मेहरबानी उसे और बड़ा धोखा या जाल लग रही होगी। उसे रणनीति बदलनी थी, तो उसने अपना चेहरा सख्त किया और चिल्लाया, ये मेरी औरत है, मैं इसे खुद ठीक करूंगा। तुम कमीनों, अपने काम से काम रखो,
निकलो यहां से। भीड़ जोर से हंस पड़ी और बिखर गई। सोचा था ये बदल गया, पर नहीं, ये तो सिर्फ जलता है। चलो चलो, अब उस नौकरानी की वाट लगने वाली है। उसने उनके पीछे से चिल्लाया, अभी भी नाटक कर रहा हूं, निकलो। जिंदा रहे या मर जाए, ये मेरी है। अगर किसी ने इसे हाथ लगाया तो मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। लेकिन उसके पीछे चूफू उसे पूरी नफरत से घूर रही थी, क्योंकि उसे लगा कि अब उसे और भी बुरी सजा मिलेगी। जब वो उसकी तरफ घूमा तो वो बुरी तरह कांप गई। जब काफी देर तक उसे कोई सजा नहीं मिली तो उसने हल्के से एक आंख खोली। ये देखकर वो गुस्से से बोला, अभी के अभी चलो घर। उसी वक्त डिंग डिंग की खुश आवाज आई। भ्रष्टाचार का अंक बढ़ना बंद हो गया। बहुत बढ़िया किया मालिक। उसने फिर चिल्लाया, जल्दी चलो। क्या तुम्हें लगता है मैं कोई अच्छा इंसान हूं? उसे पता नहीं था कि चूफू ने एक तेज पत्थर इतनी जोर से पकड़ा हुआ था कि उसकी हथेली से खून निकलने लगा था। फिर भी वो उसके पीछे चुपचाप घर चली गई। पहले वाली औरत ने ठंडी हंसी हंसी, ये तो बहुत दिलचस्प हो रहा है। लेकिन जब वो उसे डांटने का नाटक कर रहा था, उसका जख्मी शरीर और ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसके पैर डगमगाए और वो गिर गई। ये देखकर उसे भी दिल में थोड़ी चुभन महसूस हुई। ठीक है, अब मैं तुम्हें ढंग से बचाता हूँ। जल्दी ही वो अपने घर लौट आए। कई सारे ट्रांस माइग्रेशन उपन्यास पढ़ने के कारण उसने तुरंत सिस्टम से नए लोगों वाला गिफ्ट पैक मांगा। हैरानी की बात थी कि सिस्टम ने उसे दुकान से चीजें बदलने के लिए 10 अंक दे दिए, तो उसने 2 अंक नए औरतों के कपड़ों पर खर्च कर दिए। ये इसलिए नहीं था कि वो उन्हें देखना चाहता था, बल्कि पहले वाले मालिक की तरफ से चूफू से माफी मांगने के लिए था। लेकिन चूफू पूरे 3 दिन तक बेहोश रही। फिर जब वो जागी तो अपनी आंखें मल रही थी। वो बिस्तर के बगल में बैठा था और उसके पास दवा का एक कटोरा था जो उसने अभी अभी बनाई थी। गर्मा गर्म पी लो। अचानक से उसकी ये हरकत देखकर चूफू इतनी डर गई कि उसका भ्रष्टाचार का अंक तुरंत ऊपर चला गया। डिंग ने जल्दी से चेतावनी दी, शायद उसे लगता है कि तुम उसे जहर दे रहे हो। जब उसे ये बात समझ आई तो उसने जानबूझकर अपना चेहरा सख्त कर लिया। तुम्हें ये पीना ही पड़ेगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। मुझे अपने कमरे में लाश नहीं चाहिए, तुम जैसी नीची औरत। अगर नहीं पियोगी तो मैं तुम्हें घसीट कर बाहर फेंक दूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, उसने वो दवा जोर से गले से उतार ली। फिर उसने उसे जिद से घूरा। और क्या चाल है तुम्हारी, लाओ देखती हूं। असल में वो सोच रही थी, इस बार तुम मेरी वजह से बेहोश हुए। उसे लगता होगा कि ये मैंने किया है, मैं बच नहीं पाऊंगी। वो मुझे जरूर टॉर्चर करेगा। शायद मुझे पहले ही खुद को खत्म कर लेना चाहिए। जब वो सोच में डूबी थी, उसने नए कपड़े उस पर फेंक दिए। उपन्यास पढ़ा होने की वजह से उसने आसानी से अंदाजा लगा लिया कि वो क्या सोच रही थी। मरना चाहती हो? बिल्कुल नहीं। अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हारी लाश को भी कोड़े मारूंगा। फिर उसने गुस्से का नाटक करते हुए खाने की एक प्लेट रख दी। कपड़े हैं पहनने के लिए, खाना है खाने के लिए। अपने मालिक के लिए तुम्हारा शुक्रिया कहाँ है? उसे नहीं पता था कि एक सांप सब कुछ देख रहा था। ये लड़का अभी भी जालिम है, लगता है ये बदला नहीं। ये सोचकर वो सांप कमरे के बाहर एक आकर्षक औरत में बदल गया। उसने सोचा, उस दिन तो ये सच में कोई अलग इंसान लगा था। छोड़ो, जब तक ये चूफू को सताता रहेगा, मेरे पास अभी भी मौका है। जब वो सोच रही थी, तब पीछे से एक आवाज आई, जेनी चलो कुछ फल इकट्ठे करते हैं। ये सुनकर उस औरत ने जल्दी से हंसी लाई और हाँ कर दी। कमरे के अंदर वो गाली देता रहा, तुम्हें तो बस यही खाना मिलना चाहिए। मेरे कुत्तों को भी 4 सब्जी और 1 सूप मिलता था। और तुम्हारे कपड़े देखो, कोई भी सोचेगा कि मैं किसी भिखारी को उठा लाया हूं। अभी बदलो इन्हें। लीव परिवार को शर्मिंदा मत करो और एक एक निवाला खत्म करना। अगर एक भी छोड़ दिया तो तुम्हारे सर पर डाल दूंगा। फिर भी अगले ही पल उसका भ्रष्टाचार का अंक फिर से बढ़ गया। ये देखकर वो मन ही मन कोसा, अच्छा बनने से काम नहीं चलता, बुरा बनने से भी काम नहीं चलता। ये क्या है, कोई सुअर है क्या? डोडिंग ने उसे याद दिलाया, तुम अभी भी इतने गुस्से वाले नहीं लग रहे। उसे लगता है कि तुम उसके खाने में जहर दे रहे हो। तो उसने एक मुर्गी की टांग उठाई। हाँ, मेरा चिकन लेग तुम्हारे सूप में क्यों है? मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम्हें लगता है कि तुम चिकन खाने लायक हो? हाँ, ये स्वादिष्ट है, पर तुम्हें देखकर मेरी भूख मर जाती है। जितना मैं तुम्हें देखता हूँ उतना ही मुझे गुस्सा आता है। ये कहकर उसने जोर से दरवाजा पटका और गुस्से में चला गया। जब उसने देखा कि वो सचमुच जा चुका है तो शूफू तुरंत खाने पर टूट पड़ी। उसने मुर्गे की टांग पकड़ी और उसे खा गई। उसे मांस खाए बहुत दिन हो गए थे। वो खाते हुए रो रही थी। सिस्टम के मॉनिटर से देखते हुए उसने एक गहरी सांस ली। कितनी सुंदर लड़की है। पहले वाले मालिक ने इसके साथ ऐसा क्यों किया? मेरा नाम और सरनेम भी उसी के जैसा है। ये कैसा कर्म है? फिर उसने बगल में रखे पानी के घड़े पर नजर डाली तो पाया कि वो खुद बहुत गंदा था और उसमें से भयानक बदबू आ रही थी जिसे बताया नहीं जा सकता। इसलिए उसने तुरंत एक पॉइंट खर्च करके एक 6-in-1 बॉडी वॉश खरीदा। साथ में एक मुफ्त रगड़ने वाला तौलिया भी मिला। ठीक है, मैंने पहले एक मेडिकल किट बिकते हुए देखी थी, उसे भी जोड़ दो, डॉडिंग ने जवाब दिया। कोई समस्या नहीं, और मालिक, दुकान से खरीदी गई चीजें हमेशा इस्तेमाल की जा सकती हैं। फिर वो चूफू के दरवाजे के पास गया और कान लगाकर सुनने लगा। अब तक उसका खाना लगभग खत्म हो जाना चाहिए। आधा घंटा हो गया है। हाँ, इस हिसाब से वो खा चुकी होगी। ये सोचते हुए उसने जोर से दरवाजा लात मारकर खोल दिया। तेज आवाज से चूफू चौंक गई, जिससे उसका पूरा शरीर कांपने लगा।
हालांकि उसे अंदर से बुरा लग रहा था, फिर भी उसने घमंडी और लापरवाह होने का नाटक किया। बैठो और खाती रहो। अगर मेरे कुत्तों ने कभी पीछे छोड़ने की हिम्मत की तो तुम जानती हो कि उनके साथ क्या होगा, है ना? ये सुनकर चूफू की आंखें तुरंत बड़ी हो गईं। अपनी कटोरी पकड़े हुए वो दयनीय ढंग से खाती नहीं। ये देखकर उसने अपनी जेब में कुछ टटोला। चूफू ने अपनी आंख के कोने से ये हलचल पकड़ ली तो वो मुझे फिर से चोट पहुंचाने के नए तरीके सोच रहा है। अगले ही पल वो दर्द से कांप उठी। फिर भी उसने बस एक रुई के फाहे को अल्कोहल में भिगोकर उसके घावों को धीरे से साफ किया। चूफू खाते हुए कांप रही थी। जैसा सोचा था उसने सच में मुझे जहर दे दिया। उसने मन ही मन आह भरी। ये समझाना बेकार होगा कि ये सिर्फ अल्कोहल है। इससे बेहतर है कि उसे यही सोचने दो कि वो सिर्फ उसे सता रहा है। इसलिए उसने कठोरता जारी रखी। खाती रहो, रुकने की हिम्मत मत करना। मुझे अपना जख्मी हाथ दो। हर घाव को फिर से दर्द होना चाहिए। उसके खाने के बाद उसने अभी अभी दवा लगाना खत्म किया था। फिर वो जाने के लिए मुड़ गया। शूफू हक्की बक्की रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये जहर नहीं था। उसने उसे बुलाने की कोशिश की पर उसने दरवाज़ा पहले ही बंद कर दिया था। बंद दरवाजे को घूरते हुए उसने फुसफुसाया, क्या ये उसका कमरा नहीं है? दरवाजे के बाहर वो ठंड से कांप रहा था, पर यह सोचकर कि कल वो अपने घावों को ठीक देखेगी और समझेगी कि ये जहर नहीं बल्कि दवा थी, उसे लगा कि बाहर ठंड में रहना सही है। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि चीजें पूरी तरह से अलग हो जाएंगी। अगली सुबह जल्दी चूफू का करप्शन वैल्यू कम नहीं हुआ था बल्कि वो बढ़ गया था। भले ही मेरा प्रदर्शन एकदम सही ना हो, कम से कम 90 तो होना ही चाहिए था। ये क्यों बढ़ गया? जैसे ही वो घबराया उसे अचानक एक अजीब सी बदबू आई। पता चला कि वो नहाना भूल गया था और उसके पूरे शरीर से बदबू आ रही थी। अचानक उसे एक विचार आया, अगर चूफू एक साफ सुथरे तरोताज़ा सुंदर आदमी को देखती है जो उसके साथ कोमलता से व्यवहार करता है तो शायद वो प्रभावित हो जाएगी। इसलिए उसने तुरंत अपना सामान उठाया और नहाने चला गया। कुछ ही देर बाद चूफू का दरवाजा खुला। एक साफ, लगभग चमकता हुआ सुंदर आदमी अंदर आया। शूफू ने पहली नजर में उसे पहचाना नहीं। उसने एक ऐसा पोज बनाया जो उसे लगा कि बहुत शानदार है ना जबरदस्त? लेकिन चूफू तुरंत पीछे हट गई और बचाव की मुद्रा में आ गई। उसका करप्शन वैल्यू फिर से बढ़ गया। ये उसके लिए एक जानलेवा झटका जैसा महसूस हुआ। अरे यार, मैं कोई बहुत बड़ा सुंदर हीरो तो नहीं हूं, पर औसत से तो ऊपर हूं ही। वो अभी भी इतना ज्यादा क्यों बिगड़ रही है? फिर उसने सोचा, अगर कोई सुंदर औरत अचानक उस पर कूद पड़े तो शायद वो सोचेगा कि वो उसके अंग निकालना चाहती है। इसीलिए उसने तुरंत अपना हाव भाव बदल लिया और चिल्लाया, तुम अभी भी वे फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हो? क्या मैंने तुम्हें नए कपड़े नहीं दिए थे? मुझे वो उदास सा चेहरा क्यों दिखा रही हो? क्या तुम जानबूझकर ऐसा कर रही हो? ऐसे कपड़े पहनकर लोगों से ये कहलवाना चाहती हो कि लीफ परिवार कंजूस है? ये सुनकर चूफू जम गई। फिर डरते डरते उसकी तरफ देखा। मुझे अब खाना बनाना चाहिए। अगले ही पल उसने उसे बिस्तर पर धक्का दे दिया। तुम्हारे हाथ का खाना तो कुत्ते भी खाकर उल्टी कर देंगे। तुम आज खाना नहीं बनाओगी, यहीं रहो और सोचो। ये कहकर वो गुस्से में बाहर निकल गया। चूफू ने डरते हुए बाहर झांका, उसे जाते हुए देखने के लिए। फिर बिस्तर पर रखे नए कपड़ों को देखा। इन 2 दिनों में उसके व्यवहार को याद करते हुए वो उलझन में पड़ गई। उसने पहले सोचा था कि उस जैसी भागी हुई गुलाम को मार दिया जाएगा। फिर भी उसने ना केवल उसे बख्शा बल्कि अच्छे कपड़े भी दिए। क्या वो सच में उसकी परवाह करता है? अचानक उसके दिमाग में एक छोटी शैतानी आवाज गूंजी, तुम्हारा हो गया? तुम्हें क्या लगता है जो आदमी तुम्हें रोज मारता है वो आज नहीं मारा तो अचानक परवाह करने लगा है? इस धोखे में मत आना। चूफू ने अपने गालों पर थप्पड़ मारा। सही बात है। वो जरूर कोई नई सजा प्लान कर रहा होगा। मैं उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती। वो सिस्टम से डींगे मार रहा था। औरतें तब खुश होती हैं जब वो अच्छे कपड़े पहनती हैं। उनकी पसंद अपने आप बढ़ जाएगी। पर जैसे ही उसने बात खत्म की, सिस्टम ने उसे बुरी खबर दे दी। चूफू का करप्शन वैल्यू 0.3 बढ़ गया है। नतीजा देखकर वो घुटनों पर बैठ गया। ये काम तो नामुमकिन है, इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। फिर उसने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। लड़की, मुझसे मिलना तुम्हारी बदनसीबी है। उसने घटिया सी मुस्कान चेहरे पर ले आया। मेरी अच्छे से सेवा करो और मैं देखूंगा कि तुम्हारी मौत जल्दी हो जाए। अगले ही पल उसने खुशी से सिस्टम से पूछा, कैसा था? क्या मेरी एक्टिंग काफी क्रूर थी? डॉडिंग ने लाचारी से जवाब दिया, ठीक ठाक। ये सुनकर उसने एक लंबी नाटक वाली सांस ली ताकि उसका ये किरदार बना रहे। कौन जानता है कि मैं पर्दे के पीछे कितनी मेहनत करता हूँ। कुछ देर बाद वो लकड़ियों का गट्ठा लेकर चूफू के कमरे में गया। उसने लकड़ियां जमीन पर फेंकी और गुर्राया, जाओ नहाओ, मैंने जो कपड़े दिए हैं वो पहनो, रोज गंदी दिखती हो। तुमने मेरी काफी बेइज्जती करवा दी है। क्या मेरे कपड़े तुम्हारे लिए काफी नहीं है? घबराकर चूफू बिखरी हुई लकड़ियां उठाने के लिए झुक गई। वो तुरंत गुस्से से बोला, तुम्हें किसने कहा इन्हें उठाने को? अगर तुम्हारे जख्म खुल गए तो मुझे फिर से इलाज का पैसा देना पड़ेगा। जाओ अपने आप को साफ करो और नहाने की तैयारी करो। मुझे तुम बिल्कुल साफ चाहिए। चूफू ने चुपचाप से हिलाया। उसकी आंखें उदास हो गईं।
तो वो सच में अभी भी वही इंसान है, और उसने तो उम्मीद कर ली थी कि उसे थोड़ी अक्ल आ जाएगी। नहाने का पानी गर्म करने के बाद उसने चूफू को बुलाया और जल्दी नहाने के लिए कहा, लेकिन उसने दोनों हाथों से अपना सीना ढक लिया और पीछे हटती रही। वो गुस्से से बोला, दूसरे लोगों की दासियों के शरीर, शक्ल और उनका जोश तुमसे बेहतर है। मैं बाहर घूमकर कितनी भी सुंदर लड़कियां देख सकता हूँ, तुम्हें कौन देखना चाहेगा? जल्दी करो और नहाओ। इतना कहकर उसने दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। उसके जाने के बाद ही चूफू ने धीरे धीरे कपड़े उतारना शुरू किया। लकड़ी के टब में बैठी उसका दिल जोर से धड़क रहा था। वो मेरे नहाने के लिए इतना उत्सुक क्यों है? क्या आज रात वो कुछ प्लान कर रहा है? इस बीच वो सिस्टम से शिकायत कर रहा था, सिर्फ चूफू को संभालना इतना मुश्किल है, बाकी 6 तो और भी बुरे होंगे, ये तो मौत का मिशन है। सिस्टम ने उसे दिलासा दिया, अगर वो 7 बुरी नायिकाओं को काबू कर पाया तो उसे दुनिया के 7 सबसे ताकतवर योद्धा मिलेंगे। उसने अंगूठा दिखाते हुए कहा, बुरा इंसान बनना तो बस मेरी शुरुआत है, मेरे सपने इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। रात हो गई। नहाने के बाद चूफू ने नए कपड़े पहने और शर्म से उसे देखा। उसे मानना पड़ा कि वो सच में बहुत सुंदर थी। उसने मन ही मन कसम खाई कि भविष्य में उसे और कपड़े देगा, लेकिन बाहर से सख्त चेहरा बनाए रखा। ज्यादा बुरा नहीं, बस काम चलाऊ है। ये बात सुनकर चूफू लगभग टूट गई। वो खुश नहीं है। उसने जम्हाई ली, मैं वापस सोने जा रहा हूँ, जब तुम सफाई कर लो तो अंदर आकर मेरे पास रहना, अपने मालिक की रक्षा करना। बोलते बोलते उसने अचानक उसका चेहरा पकड़ा और गुर्राया, अगर मैं रात में उठा और तुम मेरे कमरे में नहीं मिली तो मैं तुम्हारे कपड़े फाड़कर तुम्हें बिस्तर पर बांध दूंगा। उसके छोड़ने से पहले चूफू ने बार बार सिर हिलाया। कुछ कदम चलने के बाद वो वापस मुड़ा। बाल्टियां साफ करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारे जख्म बढ़ गए तो मुझे डॉक्टरों पर और पैसा बर्बाद करना पड़ेगा। चूफू ने उसे जाते हुए देखा। उसका शरीर हल्का सा कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू भर आए। तो तुम्हें मेरे जख्मों की परवाह सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका इलाज महंगा होगा, पर कोई बात नहीं, कम से कम मेरी जान बची रहेगी और हालात पहले से बेहतर है। वो दरवाजे के पीछे छिप गया और चुपचाप सब देख रहा था। डॉडिंग ने अचानक उसे याद दिलाया कि चूफू का करप्शन वैल्यू बहुत कम हो गया है, इस रफ्तार से उसका लगाव जल्द ही पूरा हो जाएगा। उत्साहित होकर उसने डॉडिंग को पकड़ा और गले लगा लिया, लेकिन उसकी नजरें अभी भी बाहर दरवाजे पर खड़ी चूफू पर टिकी थीं। पागल लड़की, मैं अब वो पुराना यूनन नहीं हूँ, एक दिन तुम समझोगी। मैं सच में तुम्हें मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, सच में चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। जब वो आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटा आराम कर रहा था तो अचानक उसे हल्की सी आवाज सुनाई दी। आंखें खोलने पर उसने चूफू को देखा। उसका चेहरा लाल था, वो बिस्तर के पास बैठी थी। वो हड़बड़ी में बैठ गया। क्या हुआ? चूफू परेशान दिख रही थी। क्या आपने मुझे आराम करते समय अपने पास रहने के लिए नहीं कहा था? वो तुरंत बिस्तर पर अंदर की ओर खिसक गया। उसी समय उसने अचानक आई नक्सीर रोकने के लिए अपनी नाक दबा ली, क्योंकि उसे ये दिखाना अपमानजनक लगता। फिर वो चिल्लाया, क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा लाड कर दिया है? अपने आप को देखो, सिर्फ चमड़ी और हड्डी बची है। हड्डियां चबाने में सिर्फ कुत्तों को मजा आता है, समझी? अचानक चूफू बोली, क्या तुम यही नहीं चाह रहे थे इन दिनों? क्या करूं? उसने अपना सर खुजलाया। समझाने की उसे हिम्मत नहीं थी। उसने जानबूझकर सख्त चेहरा बना लिया। तुम मनहूस हो, तुमने अभी मेरी कमर लगभग तोड़ ही दी थी। ये बिस्तर बहुत नरम है, मैं इस पे सो नहीं सकता। आज रात मैं फर्श पे सो रहा हूं। चूफू हैरान दिखी, कुछ कहना चाहती थी, पर वो तब तक अपनी चादर पकड़ चुका था और फर्श पर लेट गया था। जब उसने देखा कि वो अब कोई जवाब नहीं दे रहा तो वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। हो सकता है उसे इतने सुरक्षित जगह पर सोए हुए बहुत वक्त हो गया था। उसे जल्दी ही नींद आ गई, पर जल्द ही बुरे सपने उसे फिर से आने लगे। उसने सपने में देखा कि उसके गांव पर हमला हो गया है। आग से पूरा आसमान भर गया है। उसकी मां ने अपनी जान देकर उसे बचाया और उसे भागने के लिए कहा, पीछे मुड़कर ना देखने के लिए कहा। पर चाहे वो कितनी भी तेज दौड़ी, वो पकड़ी गई। जब वो जागी तो वो पहले ही एक पिंजरे में बंद थी, एक गुलाम की तरह बेची जा चुकी थी। इन दर्दनाक यादों से उसका शरीर कांपने लगा। आवाज सुनकर उसने धीरे से पूछा, क्या हुआ? जब कोई जवाब नहीं मिला तो वो तुरंत उठ बैठा और डॉडिंग से पूछा, क्या तुम इसका सपना महसूस कर सकते हो? क्या वो अपना बीता हुआ समय फिर से जी रही है? डॉडिंग ने जवाब दिया, मैं सीधे नहीं देख सकता, पर अभी से इसकी खराबी का स्कोर बढ़ रहा है। कांपती हुई चूफू को देखते हुए वो समझ गया, इस नर्म दिल लोमड़ी लड़की ने बचपन से बहुत दुख झेला है। उसे अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि वो क्या सपना देख रही होगी। उसने उसकी आंखों के किनारे से आंसू धीरे से पहुंचे। उसके जख्म अभी तक ठीक क्यों नहीं हुए? फिर उसने जख्म साफ करने के लिए दवाई का डिब्बा निकाला। जैसे ही उसके जख्म को दवाई ने छुआ, चूफू दर्द से उछल पड़ी। दर्द हो रहा है? ये मेरे साथ क्या कर रहा है? दिन में जबरदस्ती खाना खिलाता है, रात में बिस्तर बदल देता है। क्या ये मेरे आराम करने का इंतजार कर रहा है, फिर मारने का? उसने दांत भींच लिए और आंखें जोर से बंद कर लीं। जब उसने मरहम लगाना खत्म कर दिया तब उसने आखिर में लंबी सांस छोड़ी। जब उसने आंखें खोली तो उसमें मारने का इरादा साफ दिख रहा था।
अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो सीधे बोलो, ये घुमाकर क्यों बोल रहे हो? अचानक उसने तकिए के नीचे से कांच का एक टुकड़ा निकाला। उसने उसे उसकी गर्दन पर दबा दिया। अगर तुमने मेरे सोते वक्त मुझे छूने की हिम्मत की तो मुझे दोष मत देना। तभी उसके जख्म में कुछ हलचल हुई। उसने ध्यान से देखा तो वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। उसे याद आया कि उसने कहा था कि मरहम से दर्द होगा पर काम करेगा। ये महसूस करके उसके खिलाफ चौकसी थोड़ी कम हो गई। अगली सुबह जल्दी ही डॉडिंग ने उसे जल्दबाजी में उठाया। पता चला कि असली हीरो सुरई टेनुए वो भी यहाँ आ चुका है। वो सुंदर है और बातों का अच्छा है। अगर वो तुमसे पहले उन 7 विलन हीरोइंस तक पहुंच गया तो वो तुम्हें जल्दी ही पीछे छोड़ देगा और फिर मैं सिस्टम हम दोनों को मिटा देगा। अपनी ठुड्डी सहलाते हुए वो अचानक समझ गया, मुझे कल रात 30 अंक मिले थे। इसका मतलब है कि मेरा तरीका काम कर रहा है। और ये सच कि मेरे जैसा मामूली आदमी जिसे कई दिन पहले मर जाना चाहिए था वो अभी तक जिंदा है, इसका मतलब है कि कहानी बदल चुकी है। अगर वो चूफू के करीब आना चाहता है तो उसे पहले मुझसे गुजरना होगा। मैं अपनी योजना पर चलूंगा। बस एक और कदम जोड़ता हूँ, असली हीरो से बचाओ। फिर वो चूफू के बिस्तर के पास गया और धीरे से उसका सर छुआ। अच्छी छोटी लोमड़ी, थोड़ा और सो जाओ, घर पर मेरा इंतजार करना। उसकी इस हरकत से अभी अभी जागी चूफू हैरान रह गई। अच्छी छोटी लोमड़ी। दृश्य बदला। वो शहर के बाहर पहुंचा। अगले बार चूफू को घुमाने और आराम देने के लिए निकलने की सोच रहा था। अचानक उसे झाड़ियों से सरसराहट की आवाज आई। बाहर आओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। हालांकि सच तो ये था कि उसने कुछ नहीं देखा था। कुछ औरतें झाड़ियों से बाहर निकली और उनमें से एक हंसी। घबराओ मत, हम पास के कबीले से हैं। हमने कुछ सुना तो देखने आ गए। हमने तुम्हें पिछली बार चौक पर देखा था। तुम्हारा नाम ली युवानी है ना? उसका डर कम हुआ। मुझे लगा कोई जानवर है। मैंने बस ऐसे ही कुछ बोल दिया। तुम डर तो नहीं गई ना? 2 औरतें कानाफूसी करने लगी। क्या लोग नहीं कहते थे कि ल्युवानी बहुत गुस्सा वाला है, गंदा रहता है और हमेशा लोगों को परेशान करता है? ये तो थोड़ा अच्छा दिखता है और इतनी नरमता से बात कर रहा है। ये सुनकर उसने गर्व से अपनी आईब्रो ऊपर उठाई। अगर तुम्हारी जुबान इतनी मीठी है तो थोड़ा जोर से बोलो। जो औरत आगे थी उसने जोड़ा, तुम सच में अफवाहों से बहुत अलग दिखते हो। वैसे क्या मैं तुम्हारे नाम जान सकता हूँ? मैं अनिंग हूँ, मैं जियांग शुअर हूँ, मैं शाओ युआन हूँ, उसने कहा और उसे एक तरबूज दे दिया। अभी अभी तोड़ा है, बहुत मीठा है। उसने कहा, आप लोग बहुत अच्छे हैं, जबकि उसके दूसरे हाथ ने पहले ही तरबूज ले लिया था। हमने आज बहुत सारे तोड़े हैं, तुम कुछ वापस ले जाओ और अपनी नौकरानी को भी चखने देना। ये सुनते ही वो तुरंत एक्टिंग मोड में आ गया। ठीक है, ये तो बस नौकरानी है, क्या चखना? ये इसके लायक नहीं है। अगर नाटक करना है तो पूरा करना होगा। एक हीरो यही करता। डॉडिंग ने उसकी तारीफ की। मालिक, आप बहुत ही ज्यादा सावधान रहते हैं। जैसे ही औरतें जाने लगीं, शियाओ युआन ने पलटकर उसे चोरी से देखा। उसने फौरन जोश से उसे हाथ हिलाया। फिर उसने डॉडिंग से पूछा, असली कहानी में क्या शियाओ युआन नाम की कोई लड़की थी? डॉडिंग ने चेक किया। प्लान वाली लिस्ट में जो 7 हीरोइनें हैं उनमें इसका नाम नहीं है। शायद आपकी अच्छी होती इमेज नए कैरेक्टर को खींच रही है। उसने हाँ कहा। अब जब तुमने बताया तो मुझे सच में कोई और कारण नहीं दिख रहा। जल्द ही वो दोनों वापस किचन में आ गए। यार, ये खाना बनाना इतना मुश्किल काम क्यों है? आग जलाने वाला सामान तो सब खत्म हो गया है। अब मैं चूल्हा कैसे जलाऊंगा? उसने पूछा, डॉडिंग तुम्हारे पास लाइटर है क्या? मुझे एक दो। हाँ, 1 पॉइंट। अगले सेकंड उसके हाथ में एक चिंगारी जल गई। हाँ, बस देखो, ये गांव के लोग अब नए जमाने का सबसे बड़ा आविष्कार देखेंगे, लाइटर। जैसे ही उसने ये बात बोली, चूफू अचानक उसके पीछे आ गई। मैंने सुना तुम किचन में हो। उसने फौरन लाइटर पर पैर रख दिया। क्यों? हाँ तो क्या? फिर वो चिढ़ गया। रुको, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम यहाँ क्या कर रही हो? चूफू धीरे से अंदर आई। मैं खाना बनाने आई हूँ। ये सुनकर उसने लकड़ी उठा ली। ठीक है, तुम अपना खाना बनाओ, मैं आग जलाना सीख रहा हूँ, वो बीच में नहीं आएंगी। ये बोलकर उसने गुस्से में लकड़ी की डंडी रगड़नी शुरू कर दी। उसने मन में सोचा, यार, ऐसे आग जलाना क्या बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है? अगर इसने देख लिया तो इसकी गलत वैल्यू कहीं फिर से ना बढ़ जाए। लेकिन चूफू ने बस उसके हाथ से लकड़ी ले ली। मुझे करने दो। उसने हाथ ऊपर किया और आग की एक चिंगारी निकली। अगले सेकंड पूरा चूल्हा जल उठा। वो हक्का बक्का रह गया। ओह माय गॉड, ये तो कमाल है। चूफू ने धीरे से समझाया, मेरी शक्ति पूरी तरह वापस नहीं आई है, पर एक छोटी चिंगारी निकालना अभी भी हो सकता है। वो अंदर ही अंदर पागल हो रहा था। वो जादू था, है ना? उसे पता था कि ये दुनिया जादुई है, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखना बहुत ही ज्यादा था। उसने उसकी स्कर्ट खींची। वो जो तुमने किया, क्या उसके साथ कोई मंत्र भी बोला? चूफू ने कहा, नहीं, बस अपनी शक्ति को मन से इकट्ठा करना होता है। वो हैरान होकर बोला, इतनी ताकतवर? तुम हमेशा ऐसे ही आग जलाती थी? क्या तुम्हारी उंगलियों में दर्द नहीं होता? चूफू उसके इस रिएक्शन से थोड़ा हैरान थी। नहीं, दर्द नहीं होता। उसने सवाल करना जारी रखा। इसे इस्तेमाल करने की कोई कीमत चुकानी पड़ती है? क्या मैं ये सीख सकता हूँ? आग के अलावा क्या तुम पानी या बिजली का भी इस्तेमाल कर सकती हो? ये तो बहुत ही इको फ्रेंडली है। कमाल है। ऐसे जादू के साथ मुझे हैरानी नहीं हो रही कि तुम लोगों को कभी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ी होगी। चूफू बस उसे खाली नजर से देखती रही। क्यों?
उसे इसकी एक भी बात क्यों समझ नहीं आ रही। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा लाल हो गया। अजीब, मुझे अचानक वो थोड़ा प्यारा क्यों लग रहा है। उसी समय अंदर की राक्षस चूफू बाहर कूद गई। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हें अब ये प्यारा लग रहा है? तुम भूल गई कि इसने तुम्हें सालों तक कैसे तड़पाया? झटका लगा, चूफू तुरंत खड़ी हो गई। हाँ, ये एक नंबर का कमीना है। ये जो भी कर रहा है सब नाटक है। उसे पता ही नहीं था कि उसका ध्यान चूफू पर था ही नहीं। वो तो उसके हाथ के इशारे की नकल कर रहा था, ऊर्जा को इकट्ठा कैसे करते हैं। डॉडिंग ने उसे याद दिलाया, आप पॉइंट देकर स्किल्स खरीद सकते हैं। वो हैरान हो गया, क्या वो भी मिल सकती है? चूफू ने चोरी से उसकी तरफ देखा, सोचते हुए, पर यह सच में आजकल बदला बदला सा लग रहा है। अभी भी सख्त है, पर इसने मुझे मारा नहीं, ना ही मेरी बेइज्जती की है। इसने दवा भी लगाई और मुझे बेड पर सोने भी दिया। डॉडिंग ने आगे कहा, आपके बचे हुए पॉइंट से आप सिर्फ 10 सेकंड पहले खतरे का अंदाजा लगाने वाली स्किल खरीद सकते हैं। उसने मुंह बनाया, खरीदूं? सिर्फ 10 सेकंड? मैं 10 सेकंड में क्या कर लूंगा? डॉडिंग ने फिर कहा, स्किल्स को अपग्रेड भी कर सकते हैं, पर उसे अभी भी ये बहुत महंगा लग रहा था। मैं बाद में खरीदूंगा। इस बीच चूफू चोरी चोरी उसे घूर रही थी, और वो सच में अब अच्छा दिखने लगा है और उससे अच्छी खुशबू भी आ रही है। उसे अचानक कुछ गड़बड़ दिखी। रुको, बर्तन से पानी बाहर आ रहा है। वो खोई हुई है। उसका चेहरा काला फिर लाल हो रहा है। ये फिर से बिगड़ने वाली है। सोचो सोचो, उसकी आंखों में चमक आ गई। मिल गया, चूफू देखो। उसने खरबूजा उसके सामने किया। उसने शक से पूछा, एक खरबूजा? कहाँ से? उसने समझाया, मैं आज सुबह लकड़ी लेने गया था और अपने कबीले की एक लड़की से मिला। उसने मुझे ये दिया, बोली कि ये मीठा है। चूफू का दिमाग घूम गया। ये अब ज्यादा अच्छा दिखने लगा है और बाहर निकलते ही लड़कियां इसे खरबूजे दे रही हैं। उसे लगा सब कुछ कंट्रोल में है। हाँ, तुम औरतों को फल फूल तोड़ना पसंद होता है ना? खैर, ये खरबूजा तुम्हारी दोपहर के लिए है। मुझे मीठी चीजें पसंद है, इसे एक एहसान समझो। अगले ही पल चूफू ने जोर से बर्तन का ढक्कन पटक दिया। उस जोरदार आवाज से वो सहम गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मुझे नहीं चाहिए। उसे फिर से बिगड़ते देख उसने खरबूजे को मेज पर जोर से पटक दिया। ये वो चीज है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम्हें मना करने की हिम्मत कैसे हुई? फिर वो तुरंत ही रसोई के धुएं का बहाना बनाकर वहां से निकल भागा। अच्छा, कैसा रहा? मैं तेजी से भागा ना? सब अभी भी काबू में है। लेकिन डोडिंग सहमत नहीं था। कुछ गड़बड़ है। सिस्टम को चूफू में भावनाओं का एक तेज उछाल मिला है, पर यह बिगड़ायलपन नहीं है। उसने राहत की सांस ली। जब तक ये बिगड़ायलपन नहीं है, तब तक मैं ठीक हूं। डोडिंग ने माथा से कोड़ा, अजीब है, ये कौन सी भावना है? इस बीच चूफू रसोई में मुंह फुलाए बैठी थी। उसने खरबूजे को घूर कर देखा। कोई तुम्हें खरबूजा देता है और तुम ले लेती हो। क्या तुम औरतों की दी हुई हर चीज ले लेती हो? घर के बाहर वो चिल्लाया, ये सिस्टम पैनल बेकार है, काम कम, पॉइंट्स मिलते ही नहीं, मैं लेवल अप कैसे करूं? डोडिंग ने उसे दिलासा दिया, आराम करो, एक बार जब वो 7 खलनायिकाएं आ जाएंगी तो तुम्हारे पास जीतने के लिए और टारगेट होंगे और पॉइंट्स की बारिश शुरू हो जाएगी। उसकी आंखें तुरंत चमक उठीं। सही है, 7 पत्नियां जब पॉइंट्स बनाएंगी तो कमाई आसमान छू जाएगी। पर ये याद करके कि अकेली चूफू को जीतना कितना मुश्किल था, वो कांप उठा। अगर वो 7 खलनायिकाएं एक साथ आ गईं तो मैं मौके पर ही मर जाऊंगा। अगले दिन कबीले के मैदान में मुखिया सूफू ने सबको संबोधित किया। परंपरा के अनुसार हर सर्दी में पुरुष और महिला गुलाम दूसरे दर्जे के योद्धाओं की सुरक्षा में अलग अलग शिकार और कपास तोड़ने जाते हैं। पर वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा था। उसकी आंखें अपनी चू बेबी पर टिकी थीं और सच में वो वहां सबसे ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। वो लगातार पागलों की तरह उसे आंख मार रहा था। उसने उसे देखा और तुरंत अपने गाल फुलाए और मुंह मोड़ लिया। उसने बेबसी से आह भरी, क्यों? मैंने तो कल उसे खरबूजा भी दिया था। उसका स्नेह क्यों नहीं बढ़ रहा? मुझे कब तक एक खलनायक की तरह रहना पड़ेगा? औरतों को जीतना इतना मुश्किल क्यों है? हरम और उपन्यासों में तो वो अपने आप हीरो की बाहों में आ जाती हैं। 5 दिन बीत गए। वो कबीले के दरवाजे पर बैठा था। बाकी सबके गुलाम लौट आए थे, पर उसकी चूफू अभी भी गायब थी। वो गुस्से में मुखिया के पास गया। चूफू अभी तक नहीं लौटी है, क्या आप मुझे कोई जवाब नहीं देंगे? आज मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे कुछ बताते नहीं। मुखिया ने अपनी कनपटियां रगड़ी। तुम आफत की जड़, बस बहुत हुआ। क्या मैंने किसी को जांच के लिए नहीं भेजा था? तुमने मुझे पागल कर दिया है। उसने उस समूह के पहरेदारों को बुलाया और उनसे पूछा कि चूफू नाम की गुलाम क्यों नहीं लौटी है। पहरेदार ने जल्दी से समझाया, मेरी गलती नहीं है, वो सबसे अलग रहती थी। बाकी लड़कियां हमेशा उसे अलग रखती थीं। वो किनारे पर कपास तोड़ रही थी, फिर अचानक गायब हो गई। दूसरी महिला गुलामों ने कहा कि उसे डाक कबीले के लोग ले गए हैं। ये सुनकर वो गुस्से से फट पड़ा। उसे अगवा कर लिया गया और तुमने पहले कुछ नहीं बताया? तुम्हें उनकी रक्षा नहीं करनी चाहिए थी?
पहरेदार ने पलटकर जवाब दिया, मैं उनकी मजदूरी की देखरेख के लिए हूं। अगर वो खुद ही भटक कर मर गई तो इसमें मेरी क्या गलती? और गुलाम कोई मुश्किल से मिलने वाली चीज नहीं है, दूसरा खरीद लो। उसने सीधे पहरेदार के मुंह पर मुक्का मारा। तुम बेकार कचरा हो, तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते और पलटकर जवाब देने की हिम्मत करते हो। पहरेदार घबरा गया और तुरंत जवाबी हमला किया। देखने वाले फुसफुसाए, चूफू चली गई। लीन ने इस साल आधा कंट्रीब्यूशन पॉइंट भी नहीं कमाया, इसीलिए तो वो इतना गुस्सा है, और वैसे भी वो दूसरा गुलाम नहीं खरीद सकता। पहरेदार उसकी पकड़ से छूटा और ठंडे लहजे में बोला, चूफू को सिर्फ उठाया गया है, मारा नहीं गया। भीड़ ने चिढ़ाया, इसे वापस ले लो, वो सिर्फ एक गुलाम है, इतना भावुक क्यों हो रहा है? क्या किसी को लगता है कि वो राजा बनना चाहता है? घर पहुंचते ही उसने तुरंत एक हथियार ढूंढना शुरू कर दिया। डोडिंग ने समझाया, भले ही तुम्हारे आने से कहानी की कुछ कड़ियां बदल गई हों, पर चूफू का पकड़े जाना अभी भी तय था। अगर तुम असली हीरो शियर तियान रुए से पहले उसे बचा लेते हो तो तुम्हें फायदा होगा। इस बीच तियान महाद्वीप के दरवाजों के बाहर असली नायक शियन रुएर ठीक उसी तरह पहुंच गया जैसा कि मूल कहानी में लिखा था। उसने अपने सिस्टम श्वेडिंग से पूछा, वो दूसरा सिस्टम कौन है जिसे डिटेक्टरों ने पहले पकड़ा था? श्वेडिंग ने जवाब दिया, अभी पता नहीं लगाया जा सकता। शियर तियान रुए ने माथे पर बल डाला, मैंने सुना है कि चूफू का वो बेकार मालिक अभी भी जिंदा है। क्या कहानी का ये बदलाव उसकी वजह से हुआ है? श्वेडिंग ने उसकी तारीफ की, चिंता मत करो मालिक, अगर वो है भी तो वो कुछ नहीं कर सकता। कहानी के मामूली पात्रों का भटकना सामान्य है, आप अभी भी मुख्य कहानी के केंद्र में है। शियर तियान रुए गर्व से मुस्कुराया, एक बार जब मैं चूफू को बचा लूंगा और उसे उस जालिम पुराने मालिक से दूर दुनिया घुमाने ले जाऊंगा तो वो जरूर पिघल जाएगी और मुझ पर मर मिटेगी। श्वेडिंग ने हाँ में हाँ मिलाई। बिल्कुल, एक तरह से लीन का उसे रोज मारना और डांटना आपकी जीत में मदद ही कर रहा था। आप सच में चुने हुए इंसान हैं। अपना सामान पैक करते हुए लुआनी को अचानक छींक आ गई। वो एक पल के लिए जम सा गया, जैसे पीठ पीछे कोई उसे कोस रहा हो। ठीक उसी समय एक नमी वाली गूंजती हुई गुफा के अंदर टपकते पानी से शूफू एकदम से जाग गई। कई डार्क क्लैन के सदस्यों ने तुरंत उसे घेर लिया। ये वो जाति थी जिसे भगवान ने सजा दी थी, जिसे रोशनी और देवत्व दोनों ने छोड़ दिया था। डार्क क्लैन को कभी किसी जाति ने स्वीकार नहीं किया, वे हमेशा अंधेरे में भटकते रहते थे। तभी एक आदमी का पेट जोर से गुर्राया। उसकी लालची नजर शूफू के पूरे शरीर पर घूम गई। धत तेरी, मुझे बहुत भूख लगी है। उसने अपनी छुरी उठाई। बॉस, मुझे पहले एक टुकड़ा काटने दो, बस एक निवाला। इससे पहले कि छुरी उसे छू पाती, एक बैंगनी बालों वाले आदमी ने छुरी छीन ली। इतनी जल्दी क्या है? मुझे पता है कि तुम्हें भूख लगी है, रुको जरा। उसने अपना सिर टेढ़ा किया। क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह लड़की सुंदर है? उसने छुरी के पिछले हिस्से से उसके गाल को हल्के से थपथपाया, फिर छुरी ने उसके कपड़े चीर दिए। देखो ये कैसा इनाम पकड़ा है हमने, पतली कमर, मुलायम त्वचा, इसे यूं ही कच्चा खा जाना बर्बादी होगी। एक और कट ने उसके कपड़े फाड़ दिए। वो पास झुका और गहरी सांस ली। सूंघो इसे, इतने साफ मांस की खुशबू मैंने सालों से नहीं ली है। जब मैं जवान था तो मैंने इतनी सुंदर और खुशबूदार लड़कियां देखी थी जो आदमियों को पागल कर देती थीं। इसी बीच कबीले के चौक पर लुआनी अकेला चल रहा था। बड़े बूढ़े सूफू ने चेतावनी दी, डार्क क्लैन वाले साल भर बाहर घूमते रहते हैं, रात में अकेले जाना मतलब खुदकुशी करना है। लुआनी उसके बगल से निकल गया। अगर तुम्हारा मतलब उन योद्धाओं से है जिन्हें मैंने आज सुबह अधमरा कर दिया था तो भूल जाओ। सूफू ने उसे पकड़ लिया। तुमने तो कभी शूफू को पसंद भी नहीं किया, उसके लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? लुआनी ने ठंडा जवाब दिया, जब तुम मेरी उम्र के होगे तो समझोगे, मेरे पास उसे वापस लाने का एक कारण है। सूफू ने जोर दिया, क्या कारण? लुआनी का लगभग दम घुट गया, फिर उसने जबरदस्ती अपना खलनायक वाला रवैया बनाए रखा। वो मेरी गुलाम है, अगर डार्क क्लैन के मर्दों ने उसे छुआ तो मेरी इज्जत कहाँ जाएगी? सूफू भड़क उठा, तुम बदमाश अभी भी मजाक कर रहे हो, वो बाहर मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। लुआनी ने हठपूर्वक पलटवार किया, तुम समझते नहीं हो, आदमी अपनी शान पर जीता है। मैं कभी अपनी गुलाम को अपनी शर्म नहीं बनने दूंगा। उसने बड़े को धक्का दिया, बस बहुत हो गया, मेरा रास्ता मत रोको, एक और कदम बढ़ाया तो तुम्हें भी पीटूंगा। सूफू पीछे नहीं हटा, मैं तुम्हारे पिता का सबसे अच्छा दोस्त था, अगर तुम दिवालिया हो गए हो तो मैं तुम्हें अपना एक गुलाम दे दूंगा। लुआनी ने बेसब्री से अपना कान खुजलाया, मेरा काम मेरा है, लेकिन अंदर ही अंदर पहली बार उसे एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। किसी को अभी भी परवाह थी कि वो जीता है या मरता है। जल्द ही वो गांव के गेट पर पहुंच गया। कुछ ही कदम चलने के बाद उसकी पीठ पर एक ठंडी सनसनी रेंग गई। वो घूम गया, कौन है वहां? कुछ नहीं था। उस खालीपन ने उसे चौंका दिया। डोडिंग ने सुझाव दिया, शायद खतरे को महसूस करने की क्षमता खरीद लो, ये अब जीवन बचाने वाली कला बन गई है। लुआनी ने अपने पैनल को घूरा, 45 पॉइंट्स, मैं तो कंगाल हो जाऊंगा। जैसे ही वो छूट के बारे में बुदबुदाया, एक बड़ी सी परछाई उस पर आ पड़ी और अगले ही पल वो पूरी तरह रात के अंधेरे में गायब हो गया। जब लुआनी जागा तो उसे बस नल के टपकने की आवाज सुनाई दी। वो अचानक बोल पड़ा, थत तेरी की, नल फिर से टपक रहा है, लड़कों कोई जाकर चेक करो। अगले ही सेकंड वो एकदम से जाग गया। रुको, क्या वो पहले ही उस दुनिया में नहीं आ चुका था? और अब वो कहाँ था? अभी वो अजीब सी हवा का झोंका क्या था?
उसने जल्दी से अपने सिस्टम के साथी को बुलाया। डोडिंग, तुम कहाँ चले गए थे? डोडिंग एक खुशमिजाज मुस्कान के साथ हाजिर हुआ। बधाई हो मालिक, आपको उपन्यास की दूसरी खलनायिका डार्क क्लैन की राजकुमारी ने पकड़ लिया है। जैसे ही ऊंची एड़ी की आवाज पास आती गई, डोडिंग ने लापरवाही से कहा, शुभकामनाएं मालिक। लुआनी घबरा गया और छिपने की जगह ढूंढने लगा। मन ही मन कोस रहा था, यहाँ एक कुत्ते के घुसने लायक गड्ढा भी क्यों नहीं है, और उन कदमों की आवाज से ऐसा क्यों लग रहा था जैसे वो भाग रही हो। अगले ही पल एक तेजी से चलती हुई परछाई ने उसे जमीन पर पटक दिया। उसके सामने काले बालों वाली खूबसूरत औरत थी, बिल्कुल उसके पसंद की। उसकी उंगलियों ने उसके हाथ को छुआ, मानो वो कुछ पहचान रही हो। लुआनी ने सोचा, तुम्हें तो एक बड़ी खलनायिका होना चाहिए, इतनी उत्साहित क्यों हो? इसलिए उसने कोशिश की, रुको, तुम बहुत सुंदर हो और मैं सच में मना नहीं कर रहा हूं, पर उसने उसे बीच में ही टोक दिया। अच्छा, तुम जाग गए, मेरे डार्क क्लैन के खून को तुम्हारी जरूरत है। उसका दिमाग वहीं खाली हो गया। ये देखकर कि उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ी। उसने जल्दी से चिल्लाया, रुको। ऐसी चीजों के लिए पहले सही समय और सही तालमेल होना जरूरी है। और वैसे भी मेरा मिशन शूफू को बचाना है। ये कहानी कितनी बकवास है। अगर वो अचानक यहाँ आ गई तो उसके भ्रष्टाचार पॉइंट आसमान छू जाएंगे और मेरा काम तमाम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने ये सोचा, काले बालों वाली लड़की का भ्रष्टाचार मूल्य तेजी से बढ़ने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि यही असली गड़बड़ी वाली आफत है जिससे उसे निपटना है। एक रोशनी की चमक पड़ी और वो जल्दी से पीछे हट गया। उसने जल्दी से कहा, मैं समझता हूं कि तुम्हें जल्दी है, पर शांत हो जाओ। घटनाओं का क्रम मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। हमें पहले समय रेखा देखनी होगी, अभी कहानी वहां पहुंची नहीं है। उसने सिर झुकाकर बहस की, मेरे माता पिता एक रात साथ रहे और मैं हो गई, हमें भी बस यही करना है। ये उतना मुश्किल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, मुझे सब कुछ पता है। लियोनी ने समझाया कि बच्चा पैदा करना एक तकनीकी प्रक्रिया है। कैसा रहेगा अगर हम पहले सिद्धांत पढ़ें और फिर अभ्यास करें? उसने बड़ी लगन से जवाब दिया कि वो सीधे अभ्यास करना चाहती है। उसके माता पिता एक रात साथ रहे और उसे पाया, तो अगर वो उसके साथ एक रात बिताएगी तो उसे भी जल्दी बच्चा हो जाएगा। सोने के लिए कपड़े उतारने पड़ते हैं, ये बात उसे समझ में आ गई थी। ये सुनकर ली युएनी को अचानक एक विचार आया और उसने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अपने घर में अकेली संतान क्यों हो? इस सवाल से वो हैरान हो गई। ठीक है, मेरे माता पिता ने सिर्फ मुझे ही क्यों जन्म दिया? उसे समझाने का मौका मिल गया। ठीक कहा, ऐसी चीजों के लिए सही समय और सही माहौल चाहिए होता है। इस बीच वो सोच रहा था कि अगर उसने सच में इसे सफल होने दिया तो जैसे ही चूफू आएगी सारा मिशन चौपट हो जाएगा। उसे पहले सातों खलनायिकाओं को एक साथ लाना था। उसके दिमाग में बार बार डॉडिंग की आवाज गूंजी। हाँ, शुरुआती दौर में खलनायिकाओं को एक दूसरे के बारे में बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। वो उत्सुकता से उसके पास झुक गई। तो बताओ, सही समय और सही माहौल क्या है? ली युएनी ने गंभीरता से जवाब दिया, तुम्हारे माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, है ना? जब दो लोग सच में प्यार करते हैं तभी आदमी में ऊर्जा बनी रहती है, नहीं तो वो असली शक्ति जमा नहीं कर सकता। वो सुनते हुए नोट्स भी ले रही थी। फिर उसकी आंखें चमक उठी। मुझे पता था, लेकिन उन बदबूदार भद्दे आदमियों से अलग तुम सच में चीजों को समझते हो। उसने पक्के इरादे से कहा, मुझे तुम्हारे साथ दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा पैदा करना है। ये सुनकर युएनी का बेचैन दिल और भी ज्यादा उबलने लगा। उसने फिर से उसे नीचे धकेलने की कोशिश की और वो जल्दी से उसे रोकने लगा। रुको, क्या तुमने मेरी पिछली बातों में से कुछ भी नहीं सुना? अचानक उसने गहरे प्यार से स्वीकार किया, मैं तुम्हें पसंद करती हूं। जब से मैंने तुम्हें उस गुलाम की रक्षा करते हुए देखा, तभी से मैं तुम पर फिदा हो गई। ये सुनकर उसे अचानक एहसास हुआ कि वो चूफू से पहले मिल चुकी थी। उसने खुशी से आगे कहा, इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुझे कम पसंद करते हो। जब तक मैं तुम्हें दोगुना पसंद करती हूं तब तक इसे आपसी प्यार ही मानेंगे, है ना? हैं? उसके इतना कहते ही वो भयानक शैतानी हवा का झोंका फिर से तेज हुआ। अगले ही पल वो पूरी तरह से उस हवा में लिपट गया। वो घबरा गया। अरे, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? डेंग टिंगवांग खतरनाक तरीके से मुस्कुराई और फुसफुसाई, चूंकि तुम इतना सब जानते हो तो चलो मेरे साथ बच्चा बनाने के इस मामले को पढ़ते हैं। ली युएनी फौरन शर्म से लाल हो गया। रुको, एक लड़की का इस तरह जल्दबाजी करना ठीक नहीं है। कम से कम मुझे पहले ऊपर रहने दो। नाराज होने के बजाय वो और ज्यादा खुश हो गई। तुम शर्मा रहे हो। माँ कहती थी, जब कोई आदमी शर्माता है तो इसका मतलब है कि वो पिघल गया है। ली युएनी ने अपनी आत्मा को महसूस किया। उसे अचानक नीचे दबने में ये अजीब सा मजा क्यों आ रहा था? डेंग टिंगवांग ने धीरे से अपनी उंगलियां उसके गाल पर फिराईं। क्या तुम शर्मा रहे हो? चिंता मत करो, मैं धीरे से करूंगी। उसे तुरंत ही नाक से खून आने वाला था। क्यों? तुमने गलत समझा, मुझे धीरे की जरूरत नहीं है। अरे अरे अरे, पहले मेरे ऊपर से हटो। मुझे डर है कि मेरी शक्ति फटकर बाहर आ जाएगी।
पर वो सिर्फ और करीब झुक गई। तुम गर्म हो और मुझे तुम्हारी खुशबू पसंद है। उसके दिमाग में चीख निकल रही थी। क्या ये अभी भी एक खलनायिका है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे जीतने की कोशिश कर रही है? जैसे जैसे दूरी कम हुई, डॉडिंग की आवाज बेताबी से गूंजी, मेजबान इसकी बातों में मत आना। लेकिन इससे पहले कि वो कोई प्रतिक्रिया दे पाता, उसकी उंगली ने धीरे से उसकी गर्दन पर छुआ, जिससे वो जम गया। उसकी आंखें चमक उठी। माँ कहती थी कि गहरी भावनाएं शक्ति को काबू करना आसान बना देती हैं। आज रात मुझे इसे ठीक से पढ़ना होगा। ली युएनी ने अपना चेहरा ढक लिया। तुम ये सब मुझसे बेहतर कैसे समझती हो? वो और भी करीब आ गई। उसे लगा कि वो फट जाएगा। एक आदमी को कम से कम 30 सेकंड तक तो टिकना चाहिए, है ना? पर 29.89 सेकंड पर वो अचानक उसकी गर्दन पर झुक गई। वो तुरंत टूट गया, दबाव झेल नहीं पाया। उसने घबराकर उसे पीछे धकेला। रुको, मुझे पहले संभलने दो। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो मैं सच में मर जाऊंगा। डॉडिंग ने जोर से चिल्लाया। मेजबान रुक जाओ। डेंग टिंगवांग के स्वभाव को देखते हुए अगर तुमने आज रात चीज़ों को जारी रहने दिया तो वो तुम्हें तब तक बंद रखेगी जब तक उसे वो नहीं मिल जाता जो वो चाहती है। और जब वो कामयाब हो जाएगी तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी भी निकलकर बाकी विलेन हीरोइनों को सुधार पाओगे और अपना मिशन पूरा कर पाओगे? सही समय पर लियू और ई ने उसे दूर धकेल लिया। ताकतवर दिखने के अलावा क्या तुमने ये मुहावरा सुना है कि जो चीज़ बहुत सख्त होती है वो आसानी से टूट जाती है? अगर कुछ गड़बड़ हुई तो जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। धत! टिंगवांग जम गया। हैं? तुम्हें क्या हुआ? अभी 1 सेकंड पहले तो तुम पूरे जोश में थे। डॉडिंग लगातार चेतावनी दे रहा था। मुझे पता है कि लालच को रोकना मुश्किल होता है, पर सोचो अगर मिशन फेल हो गया तो क्या होगा? और याद रखना, छूफू कभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है कि तुम उसे बचाओ। ली लगभग टूट गया। ये मत बोलो, मर्द इस दर्द को जानते हैं। मुझे सोचने दो। उसने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें चोट लगी? तुम तो एकदम निराश दिख रहे थे। अब मैं क्या करूं? मैं पहले से ही बहुत ज़्यादा गर्म हूं और वो सिर्फ अपनी जिद पर चल रही है। जब दो ताकतें ऐसे टकराती हैं तो मैं उसे कैसे रोकूं? अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसे एक विचार आया। पुरानी कहानी में कहा गया था, डार्कलिंग्स करीबी के दौरान अपने साथी की शक्ति चूस लेते हैं, है ना? और अगर साथी की शक्ति कम हो जाए तो ये खतरनाक हो जाता है। वो मुझे इतना प्यार करती है कि वो मेरा जोखिम नहीं लेगी, है ना? इसलिए उसने तुरंत बोल दिया, मुझे भूख लगी है, बहुत जोर की भूख, मुझे खाना चाहिए। जैसा सोचा था वो तुरंत झांसे में आ गई। अरे नहीं, मैं भूल गई, तुम्हें वापस लाने के बाद मैंने तुम्हें खिलाया ही नहीं। मैं बहुत जल्दबाजी में थी, मैंने लगभग तुम्हें खतरे में डाल ही दिया था। ली जल्दी से सिर हिलाया। राहत महसूस करते हुए वो खड़ी हुई, अपने कपड़े ठीक करते हुए। यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ शिकार करके लाती हूँ। अगले ही पल वो शैतानी हवा का झोंका बनकर उड़ गई। लियू और ई चुपचाप उसके कपड़े पकड़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉडिंग ने चेतावनी दी, अगर तुम भागे और उसे पता चला तो उसका भ्रष्टाचार का स्तर सीधा 100% पर पहुंच जाएगा। वो पूरी तरह से जम गया। बढ़िया, अब क्या? अगर मैं भागा तो मरूंगा, अगर मैं रुका तो भी मरूंगा। घबराते हुए उसने ओडिंग डिंग से पूछा, जल्दी मेरे साथ सोचो, क्या असली कहानी में डिंग टिंग वांग के अतीत के बारे में कुछ बताया गया है जिसे मैं एक मौके के रूप में इस्तेमाल कर सकूं? इस बीच डिंग टिंग वांग पहले ही जंगल में एक बड़े बाघ के सामने पहुंच चुकी थी। बाघ ने जोरदार दहाड़ लगाई। अगले ही पल लाल रोशनी की एक लकीर चमकी। बाघ बेजान होकर जमीन पर गिर गया। आज खेलने का समय नहीं है, जल्दी शिकार, जल्दी खत्म। मुझे जल्दी वापस जाना है और अपने आदमी को ठीक से खिलाना है। जल्द ही वो बाघ को लिए हुए गुफा में वापस आई, खुशी से पुकारते हुए, मैं आ गई, मैं एक मोटा बाघ लाई हूं। तुम्हें बाघ की टांग चाहिए या बाघ की पीठ? लेकिन उसका चेहरा तुरंत उतर गया। गुफा पूरी तरह खाली थी। इस बीच मैं बाहर आराम से मछली पकड़ रहा था। जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी वो ये था कि डाक कबीले की औरतों का एक झुंड मेरी तरफ आंखें गड़ाए हुए था, आपस में फुसफुसा रहा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा जब मैंने धीरे से डिंग से पूछा, जल्दी वो क्या कह रही हैं? डिंग हंसा, मैं सुन रहा हूँ। बाईं ओर वाली मोटी औरत कहती है, तुम बहुत दुबले हो, मांस सख्त होगा। दाहिनी ओर वाली छोटी औरत उत्साहित है, वो कहती है तुम्हारी कमर मोटी लग रही है, खूब चर्बी है, भुनने के लिए एकदम सही। मैंने सदमे में देखा, ये क्या बकवास है? डाक कबीले के लोग इतने अजीब क्यों होते हैं? डोडिंग ने मुझे चेतावनी दी, लंबी कहानी छोटी, तुम शिकार हो, भागने के बारे में सोचो। मुझे एक विचार आया और मैंने जोर से चिल्लाया, यहाँ कोई मछली नहीं है, मैं ज़्यादा पकड़ने के लिए कहीं और जा रहा हूँ। ये कहते हुए मेरे हाथ ने चुपके से वो मछली पकड़ ली जो मैंने अभी अभी पकड़ी थी। मछली वछली गई भाड़ में। अगले ही सेकंड मैं ऐसे भागा जैसे मेरी जान दांव पर लगी हो। मैं जितनी भी तेज़ भागा, डाक कबीले की औरतें अभी भी ठीक मेरे पीछे थीं। उनमें से कुछ तो अपने बर्तन भी साथ लिए हुए थीं। मैं शिकायत किए बिना नहीं रह सका। ये दुनिया बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अगर मैंने विलेन हीरोइनों को जल्दी सुधारने की रफ्तार नहीं बढ़ाई और स्किल्स के लिए ज़्यादा पॉइंट नहीं कमाए तो मेरा काम खत्म है। डोडिंग अचानक चिल्लाया, बातें बंद करो, वो तुमसे सिर्फ 13 कदम पीछे है। मैंने अपनी पूरी जान लगा दी। धिक्कार है, मैं यहाँ नहीं मरने वाला। लेकिन ठीक अगले ही सेकंड मैं पेड़ की जड़ से टकराकर गिर गया और मछली मेरे हाथ से उड़ गई। उसी पल डोडिंग ने मुझे चेतावनी दी, बुरी खबर, सिर्फ 9 कदम बचे हैं। मोटे वाली ने तो हंसिया भी निकाल लिया। मेरा दिल बैठ गया। मैं खाया जाना नहीं चाहता था। खत्म। 7 कदम, 4, 2। वो ठीक वहीं थी। मैंने हवा के कटने की आवाज़ सुनी और घबरा गया।
क्या हंसिया मुझे लगा? कहाँ कटा? ये कैसी गुड़गुड़ाहट की आवाज है? कहीं कुछ कट तो नहीं गया? डोडिंग डिंग ने आराम से जवाब दिया, तुम पीछे मुड़कर खुद क्यों नहीं देख लेते? सबसे बुरे के लिए तैयार होते हुए मैं सख्ती से पीछे मुड़ा। मेरे सदमे के लिए तीनों औरतों के सिर पहले ही गायब थे। जानी पहचानी काली धुएं की लकीर हवा में तैर गई। डेंग टिंगवांग गुस्से में चेहरा लिए खड़ी थीं। तुम गुफा से सिर्फ इन औरतों से मिलने के लिए निकले थे? उसकी आंखों में मारने का इरादा भरा था। डिंग ने मुझे चेतावनी दी, खतरा है, उसके जज्बात बिगड़ रहे हैं। 2.5 सेकंड में तेजी से बुराई हावी होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही गिनती शुरू हुई वो धीरे से बोली, अगर ऐसा है तो मुझे करना पड़ेगा। एकदम आखिरी सेकंड पर मैंने पहले हरकत की और उसे कसकर अपनी बाहों में खींच लिया। मेरी इस अचानक हरकत से वो साफ तौर पर हैरान रह गई। देखो, कहीं से मुझसे अब भी प्यार तो नहीं है? मैंने ईमानदारी से कहा। टिंगवांग, अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गई, नहीं तो जो मछली मैंने तुम्हारे लिए पकड़ी है वो तुम खा नहीं पाती। उसका गुस्सा तुरंत पिघल गया। शर्माते हुए उसने फुसफुसाकर कहा, यह सच में मेरे लिए है? बिल्कुल। कैसा आदमी है जो किसी और के सहारे गुफा में छिपा रहे? तुम इतनी पतली हो, मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। डेंग टिंगवांग बहुत भावुक हो गई। तो तुम भागने की कोशिश नहीं कर रहे थे, तुम सिर्फ मेरे लिए मछली पकड़ने गए थे। मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे लगा कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। ये कहकर उसने मुझे कसकर गले लगा लिया। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे दुनिया का सबसे अच्छा आदमी मिल गया। जल्द ही हम वापस पत्थर की गुफा में आ गए। डेंग टिंगवांग ने बड़ी कुशलता से खाना तैयार किया और आत्मविश्वास से कहा, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। उस चीते को टुकड़ों में कटा हुआ देखकर मेरे पैर लगभग कांप गए। अगर मैंने जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं की होती तो शायद मेरा हाल उस चीते से भी बुरा होता। जैसा कि सोचा था, डेंग टिंगवांग ने मुझे कच्चा मांस का एक टुकड़ा थमाया। मैंने घबराकर पूछा, प्यारी, क्या हमें इसे कच्चा ही खाना है? उसने खुशी से कहा, बिल्कुल पतिदेव, जल्दी से अपनी ताकत वापस लाओ। जब हम पेट भर लेंगे तो हम डार्क क्लैन की उत्तराधिकार रस्म शुरू करेंगे। अपने हाथ में खून से सने मांस को घूरते हुए मुझे अजीब लगा। टिंगवांग, मैं कच्चा मांस नहीं खाता। ये सुनकर डेंग टिंगवांग तुरंत भड़क उठी। उसके लिए मांस मना करने का मतलब था रस्म से इनकार करना। ये देखकर डोडिंग ने मुश्किल से मुझे चेतावनी दी, तुम मारे गए, तुम मारे गए। अगर तुम इसकी बात नहीं मानोगी तो ये फिर से बिगड़ जाएगी। मैंने जल्दी से समझाया, ईमानदारी से कहूं तो मैं भी अब उत्तराधिकार की रस्म शुरू करने की उम्र तक पहुंच गया हूं। मैं तुमसे भी ज्यादा बेचैन हूं, पर अगर मैं अभी कच्चा मांस खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा और इससे मेरी परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। डेंग टिंगवांग को शक हुआ, सच में? क्या वेयरवुल्फ कबीले कच्चा मांस नहीं खाते? डर था कि उसे मुझ पर अभी भी भरोसा नहीं है। मैंने तुरंत आसमान की कसम खाई, टिंगवांग, बस मुझे थोड़ा और समय दो। एक बार मांस पक जाए और हम खा लें तो तुरंत शुरू कर देंगे। अब हालात अलग हैं, हमारे कबीले ने बहुत पहले ही कच्चा मांस खाना बंद कर दिया था। अगर तुम इस पत्थर के बीच का हिस्सा खोखला करने में मेरी मदद करोगी तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत स्वादिष्ट बनाऊंगा। डेंग टिंगवांग हिचकिचाई, फिर आखिरकार सिर हिलाया। उसने एक ठोस पत्थर निकाला और खुद ही उस पर नक्काशी शुरू कर दी, जबकि मैंने एक मौजूदा पत्थर के बर्तन में नाले से पानी भरने का काम किया। बर्तन के भरने का इंतजार करते हुए मैंने डोडिंग से पूछा, क्या ये उबले मांस का मसाला सच में अच्छा है? डोडिंग के पक्का करने के बाद मैंने बिना सोचे 1 पॉइंट खर्च करके उसे ले लिया। फिर मैंने एक ताज़ी पकड़ी हुई मछली पत्थर के बर्तन में डाल दी। टिंगवांग, क्या तुम इधर आकर इस मरी हुई मछली को खत्म करने में मेरी मदद करोगी? मुझे इतना धीमा देखकर डेंग टिंगवांग, जिसकी बाहों में जलाने वाली लकड़ी भरी थी, नाराज दिखी। हम कब तक शुरू करेंगे? मैंने सारे सामान उसमें डाल दिए और उसे भरोसा दिलाया, जल्दी ही, मैं वादा करता हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने लाइटर निकाला और लकड़ी में आग लगाई, डेंग टिंगवांग चौंक कर उछल पड़ी और सीधा जमीन पर गिर गई। इस बीच मैं खाना बनाने पर पूरी तरह ध्यान दे रहा था। मैंने कुछ भी नोटिस नहीं किया और यहाँ तक कि गुनगुनाने भी लगा, अंडा, बत्तख का अंडा, तला हुआ अंडा, चलो मजाक करते हैं। अब और न देख पाने के कारण डोडिंग ने तुरंत मुझे चेतावनी दी, गाना बंद करो बेवकूफ, मुड़कर डेंग टिंगवांग को देखो। डेंग टिंगवांग ने बचाव की मुद्रा ले ली। उसकी सांसें धीमी और भारी थीं। उसने सावधानी से कहा, ये सब चालें, क्या तुम आग जलाकर मुझे मारना चाहते हो? जैसे ही मैं समझाने वाला था, जलाने वाली लकड़ी अचानक जोर से चटकने लगी। इस आवाज से डेंग टिंगवांग पूरी तरह डर गई। मैंने ध्यान से पूछा, क्या तुम्हें आग से डर लगता है? जैसे ही मैंने ये कहा, उसके चारों ओर फिर से काला धुआं उठने लगा। डेंग टिंगवांग गुस्से से बोली, कच्चा मांस मना करना सिर्फ एक बहाना था। तुम्हारा इरादा कभी मेरे साथ ये मिशन पूरा करने का नहीं था। ये सब इसलिए है ताकि तुम मुझ पर तब हमला करो जब मैं सबसे कम उम्मीद करूं। मैं लाचार महसूस कर रहा था। एक छोटी सी गलती और उसने धोखे की पूरी कहानी सोच ली थी। अब गंभीर होने का समय था। जैसे ही मैं करीब गया, डेंग टिंगवांग तुरंत सतर्क हो गई। लेकिन हमला करने के बजाय मैंने बस हाथ बढ़ाया और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने आहिस्ता से कहा, मैंने आग इसलिए जलाई ताकि बर्तन गर्म हो और मांस पक सके।
जैसे जैसे मैं बोल रहा था मेरे हाथ धीरे धीरे उसके चेहरे की तरफ बढ़े और आग जलने से गुफा में ज्यादा रोशनी हो गई। इतनी रोशनी थी कि मैं तुम्हारा खूबसूरत चेहरा देख सकूं। तब टिंगवांग के मन को थोड़ा आराम मिला। क्या ऐसा हो सकता है? ये सच में मुझे मारना नहीं चाहता। मैं उसे आग से थोड़ा और दूर ले गया। अगर तुम्हें आग पसंद नहीं है तो बस यहीं बैठो और आराम करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। फिर मैंने लकड़ियों के ढेर में से कुछ पतली छड़ियां निकाली। तुम दिखने में सबसे अच्छे हो, लगता है तुम मेरी चॉपस्टिक खाने की छड़ियां बनोगे। जल्दी ही मेरी उबली हुई मछली तैयार हो गई और मेज पर रख दी गई। मैंने मछली का एक टुकड़ा उठाया और डेंग टिंगवांग को समझाया, उबली मछली में हमेशा पेट की तरफ से शुरू करते हैं, वहां हड्डी नहीं होती, वो मुलायम और नाजुक होती है। डेंग टिंगवांग अपने हाथों की 2 लकड़ी की छड़ियों को घूर रही थी। वो साफ तौर पर उलझन में थी। वो चाहे जैसे भी चुभाए, मछली ऊपर नहीं आ रही थी। मैंने उसे दिलासा दिया, चॉपस्टिक ऐसे नहीं पकड़ते, मुझे तुम्हें सिखाने दो। जैसे ही मैं बोला, मेरा हाथ स्वाभाविक रूप से उसकी अनाड़ी उंगलियों के ऊपर टिक गया। तर्जनी उंगली और अंगूठा ऐसे रखते हैं, मैंने धैर्य से करके दिखाया। मुझे इतने ध्यान से काम करते देख डेंग टिंगवांग के दिल में धीरे से खुशी का एक गर्म एहसास जागा। मैंने उसे एक निवाला लेने का इशारा किया। बस एक ही निवाला काफी था। उसकी आंखें तुरंत चमक उठी। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मैं हंसा। देखा, मैं झूठ नहीं बोल रहा था। अगर पसंद है तो और खाओ, अगली बार मैं तुम्हारे लिए फिर से खाना बनाऊंगा। डोडिंग की आवाज आई, बधाई हो होस्ट, डेंग टिंगवांग का स्नेह 0.5 बढ़ गया है, आपको 30 पॉइंट मिले। मैंने तुरंत कहा, अब मैं अमीर हूँ, मुझे खतरे को पहचानने वाली स्किल दे दो। डोडिंग डिंग ने तुरंत जवाब दिया, स्वीकार किया गया। खतरे की भविष्यवाणी मॉड्यूल लोड हो रहा है, 45 पॉइंट काटे गए। फिर मैंने डोडिंग से डेंग टिंगवांग की पिछली जानकारी मेरे लिए सिंक करने को कहा। पल भर में अपरिचित भारी यादों का एक सैलाब मेरे दिमाग में भर गया। पीछा करने वालों, उस डार्क क्लान कमीने को भागने मत देना। तभी मुझे सच्चाई पता चली। डेंग टिंगवांग इंसान और डार्क क्लान दोनों के खून से पैदा हुई थी। उसके माता पिता तब मर गए जब वो छोटी थी, जिससे वो अकेले भटकने लगी। एक हाइब्रिड मिलीजुली नस्ल होने के नाते उसे इंसानों ने भी ठुकरा दिया और डार्क क्लान ने भी उससे दूरी बना ली। बार बार उसका शिकार किया गया। वो एक से ज्यादा बार मौत के कगार पर पहुंच गई थी। भूख उसकी आदत बन गई। उसके कठोर बचपन ने उसे सिखाया कि सिर्फ जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना पड़े, करो। उसे गाइड करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए वो पूरी तरह से अपनी सहज प्रवृत्ति पर जीती थी और समय के साथ अपने वंश को आगे बढ़ाना उसकी सबसे गहरी धुन बन गई थी। जैसे ही उसकी यादें मेरे दिमाग में उमड़ी, मेरे चेहरे पर आंसू बहने लगे। ये बहुत क्रूर था, बहुत ज्यादा क्रूर। डेंग टिंगवांग ने उलझन में मेरी तरफ देखा। तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुरंत होश में आया और अपनी आंखें पोंछी। बिना किसी हिचकिचाहट के मैंने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। टिंगवांग, जब तक मैं यहां हूं, तुम्हें फिर कभी अकेले भटकना नहीं पड़ेगा। जवाब देने से पहले ही उसके गाल लाल हो गए। तभी डोडिंग ने अचानक घोषणा की, बधाई हो मास्टर, डेंग टिंगवांग का स्नेह 1 बढ़ गया है, आपको 60 पॉइंट मिले हैं। मैं मन ही मन हंसा, ये तो आसान था। इस बीच कबीले के चौक पर कोई उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था। चूफू, जल्दीबाजी में कोई फैसला मत लो, हमने पहले ही ली युवानी को ढूंढने के लिए लोग भेज दिए हैं। चूफू का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। इतने जरूरी समय में मेरे मालिक लापता हो गए और तुम चाहते हो कि मैं मान लूं ये महज इत्तेफाक है? भीड़ की नजर से दूर कोई चुपचाप ये सब देख रहा था। शुए टियन रुअर ने उलझन में माथे पर बल डाला। क्या ये कहानी थोड़ी अलग नहीं है? उसे बचाने की बारी मेरी थी, फिर भी वो खुद ही वापस आ गई। उसी समय मेरे हाथ पहले ही बंधे हुए थे। मैंने तुरंत चिल्लाया, शांत हो जाओ। डेंग टिंगवांग ने मेरी तरफ गंभीरता से देखा। क्या तुमने नहीं कहा था कि जब तुम भरपेट खा लोगे तो हम संबंध बनाना शुरू करेंगे? अब तुम क्यों पीछे हट रहे हो? उसने सिर नीचे कर लिया, दुखी दिख रही थी। मैं सच में तुम्हारे साथ बहुत सारे बच्चे चाहती हूँ, मैंने जल्दी से समझाया। टिंगवांग, तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें क्यों परेशान किया जाता था? क्या तुम सच में चाहती हो कि हमारे बच्चों को भी वही दर्द झेलना पड़े? उसका शरीर तुरंत अकड़ गया। वो चौकस हो गई। तुम्हें मेरे अतीत के बारे में कैसे पता? मैंने ध्यान से विश्लेषण किया। तुम्हारे शारीरिक लक्षण उन डार्क क्लान सदस्यों से मेल नहीं खाते जिन पर ईश्वरीय दंड का निशान है। तुम एक प्राकृतिक हाइब्रिड लगती हो। डार्क क्लान के सदस्य आपस में बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम किसी डार्क क्लान और किसी दूसरी नस्ल के बच्चे हो। ये दुनिया तुम जैसे लोगों के बारे में कितना बुरा भला कहती है, ये मुझसे ज्यादा तुम जानती हो। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। डर था कि कहीं मैंने बहुत कुछ ना बता दिया हो। डेंग टिंगवांग अचानक खड़ी हुई और धीरे से बोली, मुझे पता है। फिर वो मुड़ गई। मैं शांत होने के लिए बाहर जा रही हूं, अभी संबंध नहीं बनाएंगे। उसे जाते देख मैंने आखिरकार लंबी सांस ली। मैंने अभी अभी स्थिति को मुश्किल से संभाला था, लेकिन अगले ही पल डोडोडिंग चिल्लाया, घर पर कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं जम गया। क्या हुआ? डोडिंग डिंग ने तुरंत कहा, चूफू का भ्रष्ट होने का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, वो बस उस नाजुक पॉइंट पर पहुंचने वाली है। मैं एकदम दंग रह गया। ये क्या मुसीबत है? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? हमें अभी वापस लौटना पड़ेगा। डोडिंग डिंग ने फट से जवाब दिया,
दौड़कर जाएंगे तो देर हो जाएगी, मैं तुम्हें तुरंत ही टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। मैं झुंझलाया, तो फिर तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई? जल्दी करो। डूडिंग थोड़ा रुका। इस तरह टेलीपोर्ट करने के 50 पॉइंट खर्च होते हैं। मेरा गुस्सा फूट पड़ा। डिंग, क्या तुम इस वक्त मुझे लूट रहे हो? डिंग ने हड़बड़ी में हाथ हिलाया। मेरे पास कोई चारा नहीं है, ये मेन सिस्टम ने तय किया है, ये सबसे कम दाम है। मैंने तुरंत फैसला कर लिया। चूफू का अचानक इतना बढ़ जाना खतरे की निशानी थी। मैं अब और देर नहीं कर सकता था। मैंने दांत पीसते हुए कहा, ठीक है 50 ले लो, मुझे अभी टेलीपोर्ट करो। एक नीली रोशनी चमकी। पलक झपकते ही मैं वापस कबीले में पहुंच गया। कबीले का बीच का हिस्सा पहले से ही लोगों से खचाखच भरा था। मुझे डर था कि कुछ हो गया होगा। मैं सीधा अंदर घुस गया। मैंने देखा कि चूफू ने किसी को कसकर पकड़ा हुआ है और उससे जबरदस्ती पूछ रही है कि मैं कहाँ हूँ। मैंने फौरन आवाज़ लगाई, अरे बस करो। मुझे हैरानी हुई, उसकी वो भ्रष्ट हालत एकदम रुक गई। मेरे सीने में एक सुकून भर गया। मैंने सोचा था कि शायद वो चाहती होगी कि मैं बाहर मर जाऊं ताकि वो पूरी तरह से भ्रष्ट हो जाए, लेकिन अब ये साफ था कि वो सचमुच मेरे लिए परेशान थी। तभी कबीले के बड़ों ने मौका देखा और मुझ पर चिल्लाए, लुआनी, तुम्हारी गुलाम औरत ने एक कबीले के सिपाही पर हमला करने की हिम्मत की, ये तो हद है। मैं हंसा, एक गुलाम औरत से भी नहीं जीत पाए और खुद को सिपाही कहते हो? कहो उसे जाकर जमीन चाटे। वैसे भी उसने कुछ गलत नहीं किया है, अपने मालिक को बचाना तो उसका फर्ज है। ये कहते हुए मैंने सीधा बड़ों की नाक पर उंगली दिखाई। जब मुझे डार्क क्लैन उठाकर ले गया था तब तो तुम लोग आवाज तक नहीं निकाल पाए थे। ऐसे कबीले को तो खत्म हो जाना चाहिए। ये बोलकर मैंने सबके सामने चूफू का हाथ पकड़ा। चलो चूफू, घर चले। चूफू एक पल के लिए एकदम ठहर गई। इतने समय बाद वो साफ महसूस कर सकती थी कि मैं बदल गया हूं। जैसे ही उसका लगाव बढ़ा, मुझे 60 पॉइंट मिल गए। बड़ा गुस्से से पैर पटक कर बोला, डार्क क्लैन उठाकर ले गया? बकवास है। अगर ऐसा होता तो ये अभी भी जिंदा कैसे होता? हीरो बनने का नाटक कर रहा है। ये तो बहुत गुस्सा दिलाता है। अगर मैंने फिर कभी इस लड़के के मामले में टांग अड़ाई तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। इसी बीच असली हीरो शू तियनरू हैरान होकर अंधेरे में छिपा रहा। वो कमीना लियूएन अभी तक साइडलाइन क्यों नहीं हुआ? सिस्टम, बाहर आओ। क्या तुमने मुझे कोई नकली कहानी दे दी है? सिस्टम ने शांत होकर जवाब दिया, चिंता मत करो, ये किताब पूरी तरह से असली है। उसने सब सोचा और जाने देने का फैसला किया। छोटे मोटे बदलाव तो हमेशा होते ही रहते हैं। फिलहाल देंग तिंगवांग का लगाव बढ़ाना ज्यादा सही है। ओरिजिनल सेटिंग के हिसाब से जंगल में बस घूमने से ही उससे मुलाकात हो जाएगी। थोड़ी ही दूर पर एक विशाल अजगर पेड़ की डाल से लिपटा उलझन में था। लियू एंड डार्क क्लैन से सही सलामत कैसे बच निकला? अगले ही पल उस सांप की पूंछ गोरी एकदम साफ जांघों में बदल गई। एक गिरा हुआ नौजवान रईस जो मुश्किल से कुछ उठा पाता था, वो आखिर भाग कैसे गया? घर वापस आकर मैं मोमबत्ती की रोशनी में चूफू के सामने बैठा था। टिमटिमाती लौ उसके गोरे चेहरे पर हल्की लाल चमक डाल रही थी। मैं अभी बस ये अजीब सी चुप्पी तोड़ने वाला था कि चूफू एक डरे हुए खरगोश की तरह पीछे हट गई और मुझसे 2 मीटर से ज्यादा दूरी पर खड़ी हो गई। क्या हम अभी तक ठीक नहीं थे? तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया और बोली, नहीं कुछ नहीं है, मैं आपके लिए खाना बनाने जाती हूँ मालिक। और वो भागकर रसोई में चली गई। मुझे लगा कि कहीं वो नाराज तो नहीं है, लेकिन डोडिंग ने तुरंत बताया कि उसका लगाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये सुनकर मैं अंदर ही अंदर खुश होने लगा। क्या वो सच में मुझे पसंद करने लगी थी? तभी डिंग ने एक और खतरे की घंटी बजाई। देंग तिंगवांग अपना दिमाग शांत करने गुफा में लौटी। उसने देखा कि तुम गायब हो और उसने मान लिया कि तुम भाग गए हो। उसका भ्रष्ट होने का लेवल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। मैंने बेबसी में अपना माथा मला। ये किस बेवकूफ ने डिजाइन किया कि शुरुआती दौर की विलेंस आपस में मिल नहीं सकती? 7 लड़कियां जो एक दूसरे से टकरा भी नहीं सकती। क्या मुझे इन सबको संभालने के लिए खुद के 7 टुकड़े करने पड़ेंगे? छोड़ो, गायब होने से पहले कम से कम चूफू को कुछ बोल देना चाहिए। एक बार अगर वो भ्रष्ट हो गई तो उसे शांत करना बाकी सबसे भी ज्यादा मुश्किल होगा। दूसरी तरफ गुफा के अंदर कुछ टूटने फूटने की आवाज गूंज रही थी। वो सारी मीठी मीठी बातें, क्या वो बस भागने का बहाना था? किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, किसी पर भी नहीं। देन तिंगवांग के चारों तरफ अंधेरी शक्ति घूमने लगी। उसने हल्के से हंसते हुए कहा, लियूएन, तुम बस इंतजार करो। जैसे ही उसने ये बात खत्म की, मेरी आवाज उसके पीछे से आई, तिंगवांग क्या हुआ? देंग तिंगवांग एकदम हैरान होकर पलट गई। मैं 3 पॉइंट के बदले जो चीज लाया था उसे पकड़े हुए धीरे से बोल रहा था, तुम्हें ये पसंद आई? ये मैंने खास तुम्हारे लिए ढूंढी है। धत! तिंगवांग अपने जज्बातों को और रोक नहीं पाई और मेरे ऊपर कूद पड़ी। उसने धीरे से फुसफुसाया, मैंने सोच लिया है, अगर हम अच्छे से कोशिश करेंगे तो हमारा बच्चा खुश रहेगा। चलो अभी हम संबंध बनाते हैं, चलो एक बच्चा करते हैं। उसी पल वो कमबख्त डोडिंग फिर से आ गया। मालिक, आपको हार नहीं माननी चाहिए। अगर देंग तिंगवांग सच में आपसे जुड़ गई तो आप कभी भाग नहीं पाएंगे। फिर आप बाकी नायिकाओं को गलत रास्ते पर जाने से कैसे रोकेंगे?
बेशक मैं समझ गया कि डोडिंग का क्या मतलब था, इसीलिए जब सिस्टम का संदेश आया तो मैंने तुरंत मना कर दिया। मैंने अपनी रणनीति बदली और टिंगवांग से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि डाक कबीला वुल्फ कबीले के साथ कैसे संबंध बनाता है? हम अलग अलग जाति के हैं, जल्दबाजी करना खतरनाक हो सकता है। डेंग टिंगवांग हैरान दिखी, क्या संबंध बनाना भी खतरनाक हो सकता है? हाँ, पहले मुझे तुम्हारे शरीर की बनावट समझनी होगी। वो और भी ज्यादा उलझन में दिखी। वो क्या होता है? मैंने जवाब दिया, वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है टिंगवांग, क्या तुम मुझ पर भरोसा करती हो? टिंगवांग ने हाँ में सिर हिलाया। मैंने आगे कहा, हमारे वुल्फ कबीले में इस रस्म से पहले एक तरीका होता है, हम इसे वुल्फ कबीले का बचाव कदम कहते हैं। मैं असल में ये सोच रहा था कि चूंकि ये जरूर उसका पहला मौका होगा, इसीलिए पहले ही उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर देने से मामला शांत हो जाएगा। इसीलिए मैं धीरे धीरे उसके करीब गया। मुझे पहले डाक कबीले के शरीर की बनावट जांचने दो, इस दौरान तुम्हें शांत रहना होगा। जैसे ही मैंने बात की, मेरा हाथ सावधानी से आगे बढ़ा। अगले ही पल टिंगवांग हल्की सी कांप उठी, जैसे कोई बटन दब गया हो। फिर मैंने उसे सीधा बैठने में मदद की। अगले ही क्षण उसने मुझे अपनी बाहों में कसकर जकड़ लिया। जैसा कि सोचा था, एक अनछुआ शरीर बहुत ही संवेदनशील होता है। चूंकि यही बात थी, मैंने उसे उठा लिया। क्या तुम अभी भी जारी रखना चाहती हो? धत, टिंगवांग ने धीरे से जवाब दिया। हाँ, अजीब लग रहा है, पर बुरा नहीं है। ये देखकर मैंने अपना सिर नीचे किया। तो अब मैं तुम्हें वुल्फ कबीले का शांत करने का तरीका दिखाता हूं। जैसा मैंने सोचा था, वो जल्द ही थक गई और सो गई। उसी पल डोडिंग बाहर कूद आया। मालिक, शानदार, सिस्टम को डेंग टिंगवांग के भ्रष्ट होने के स्तर में बड़ी कमी मिली है। अनुकूलता 0.5 बढ़ गई, इनाम में 30 पॉइंट। आखिरकार मैंने राहत की सांस ली, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई थी। उसके बाद मैं भी थक कर गिर गया और सो गया। घर वापस चूफू अपने हाथों को घूर रही थी, गहरी सोच में डूबी हुई थी। उसकी शक्ति फिर से बढ़ गई लग रही थी। शाओ युआन, जो पेड़ से चुपचाप देख रहा था, उलझन में दिखा। लियू येन आज साफ तौर पर कबीले से बाहर नहीं गया था, तो वो कैसे गायब हो गया? अजीब है, लेकिन मजेदार है। अगली सुबह एक क्लिक के साथ मैंने लकड़ियां जलाईं। डेंग टिंगवांग आखिरकार जागी। मुझे क्या हुआ था? मैं उसकी तरफ मुड़ा और पूछा, तुम कल रात थकान से सो गई थी, आराम करने के बाद बेहतर महसूस हो रहा है? अगले ही पल डेंग टिंगवांग ने खुशी से उसे गले लगा लिया। तुम गए नहीं? लियू येन मुस्कुराया। जो हमने शुरू किया है वो अभी खत्म नहीं हुआ है, इससे कहीं ज्यादा है। मैं तुम्हें अभी छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? पर मुझे कबीले वापस जाना होगा, नहीं तो वहां के लोग परेशान होंगे। बिना किसी हिचकिचाहट के डेंग टिंगवांग ने तुरंत उस विचार को नकार दिया। ये देखकर लियू येन ने उसे दिलासा दिया। तुम्हें डर लग रहा है? तुम जानती हो मैं कहाँ रहता हूँ, मैं भाग नहीं सकता। जैसे ही वो बोल रहा था, उसने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से पूछा, जो मैंने तुम्हारे साथ किया क्या तुम्हें पसंद आया? क्या तुम और चाहती हो? तो फिर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस जाने दो। जैसे ही डेंग टिंगवांग हिचकिचाई, लियू येन ने तुरंत 3 उंगलियां उठाई। मैं कसम खाता हूं कि भागूंगा नहीं। डेंग टिंगवांग ने आह भरी। ठीक है, पर तुम्हें मुझे अपनी निशानी बनाने देनी होगी। लियू येन उलझन में था। मुझे निशानी? कैसी निशानी? उसने समझाया, निशानी बनने के बाद मैं तुम्हें किसी भी समय ट्रैक कर सकती हूँ, तभी मैं तुम्हें जाने दे सकती हूँ। लेकिन लियू येन को इस बात की चिंता नहीं थी। मेरा मतलब है, तो मुझे निशानी कैसे बनाओगी? अगले ही पल डेंग टिंगवांग आगे झुकी और मुंह खोला। उसने उसकी गर्दन पर अपनी खास निशानी बना दी। ये उसे भागने से रोकने का एक तरीका भी था और साथ ही खतरा आने पर तुरंत महसूस करने का भी जरिया था। इस तरह सोचने पर यह एक अतिरिक्त सुरक्षा कवच जैसा लगा। फायदे और नुकसान बराबर थे। लियू येन ने सावधानी से पूछा, टिंगवांग, क्या अब मैं जा सकता हूं? इस बार उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। लियू येन ने टेलीपोर्ट करने से पहले थोड़ा दूर चलने की योजना बनाई, लेकिन उसकी इतनी आसानी से दी गई सहमति अजीब तरह से परेशान करने वाली थी। जैसे ही वो टेलीपोर्ट करने की तैयारी में घास में झुका, उसे अचानक असली नायक सू टिएन रुअर की शिकायत पास में सुनाई दी। ये क्या हो रहा है? उपन्यास के हिसाब से डेंग टिंगवांग को अब तक मुझे घसीटकर एक गुफा में ले जाना चाहिए था। मैंने तो उसे देखा तक नहीं, मैं उसे कैसे पाऊंगा? तभी लियू और ए को ये बात समझ आई। उसने, जो एक सहायक किरदार था, उसने कहानी की शुरुआत करने वाली चीज चुरा ली थी और मुख्य किरदार का रास्ता रोक दिया था। वो हंसा। सही हुआ उसके साथ। पर तभी उसके मन में एक और बात आई। अगर शू टिएन रुअर को आगे चलकर टिंगवांग मिल गई, जिसके पास असली सिस्टम भी होगा और जो दिखने में भी अच्छा होगा, वो उससे कैसे मुकाबला कर पाएगा? और वैसे भी टिंगवांग ने उसका हाथ पकड़ा था, उसे आखिर तक जिम्मेदारी निभानी थी। ये सब सोचकर लियू और ए ने फैसला किया कि उसके जाते ही वो तुरंत वापस गुफा में टेलीपोर्ट करेगा। डिंग, टिंगवांग उसे बहुत याद कर रही थी। जब उसने उसे अचानक वापस आते देखा तो वो हैरान भी हुई और बहुत खुश भी। तुम इतनी जल्दी वापस आ गए प्यारे, क्या तुम्हें मेरी याद आ गई थी अभी से? हाँ टिंगवांग, लियू और ए ने प्यार भरा चेहरा बनाकर सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसलिए मैं वापस आ गया। और मुझे अचानक एक जरूरी बात याद आई।
पहली, एक मर्द होने के नाते मैं तुम्हें छोड़कर जा नहीं पा रहा था। दूसरी, मुझे नहीं पता कि जो ड्रेस मैंने तुम्हारे लिए खरीदी है वो तुम्हें फिट आएगी या नहीं। जाओ बदल कर आओ, मैं उसे देखने का इंतजार नहीं कर सकता। कुछ देर बाद डिंग तिंगवांग वो ड्रेस पहनकर बाहर निकली और उस हल्की रोशनी वाली गुफा में जैसे उजाला हो गया। ये बिल्कुल नया डिज़ाइन है, तुम्हें पसंद आया तिंगवांग? जब तक ये तुम्हारी तरफ से है प्यारे, मुझे पसंद है। बस ये थोड़ा टाइट है, सांस लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। ये जानते हुए कि वो फिर जल्द ही चला जाएगा, उसकी आंखों में उदासी की एक झलक आ गई। उसके वापस आने के कारण डेंग तिंगवांग गुफा में ही रुकी रही। शूटियन रुअर का सब्र आखिरकार टूट गया। छोड़ो, डार्क लेन के लोग जल्द ही लंबी नींद के लिए चले जाएंगे। पहले बाकी हीरोइनों के पास चलते हैं और डेंग तिंगवांग के लिए बाद में वापस आएंगे। लियो और ए ने वादा किया था कि वो तभी जाएगा जब वो सो जाएगी। ये एकदम सही समय था। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, टिंगशुआंग, क्या तुम सो रही हो? अगर नहीं तो वापस सो जाओ। कोई जवाब नहीं मिला। वो सच में सो चुकी थी। उसने सिस्टम पैनल खोला और टेलीपोर्टेशन चालू कर दिया। अगले ही पल लियो और ए वापस अपनी बस्ती में पहुंच गए। उसने आसपास देखा कि कहीं किसी ने कुछ देखा तो नहीं, पर उसके घर में अभी भी एक मोमबत्ती जल रही थी। क्या चूफू अभी तक जाग रही है, मेरा इंतजार कर रही है? उसे ये नहीं पता था कि उसका हर कदम देखा जा रहा था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एक बहुत बड़ा अजगर धीरे धीरे बाहर निकला। वो इंसान के रूप में बदल गया और श्याओ युआन ने भौहें चढ़ाईं। ये लियो और ए, ये तो इतनी उन्नत जादू का इस्तेमाल कर सकता है।